प्रणामी भंते जी। जी, मंगल हो, सुखी हो। भंते जी, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम भदन प्रज्ञाशील महाथेरो हुआ। जी हमारे रहने के बारे में तो बहुत मैंने घुमक्कड़ है। जी जी 1993 में हम भंते मैंने सामनेर बने भंते आर्य नागार्जुन सुरेश सोसाइटी के पास नागपुर में, जी जी इंदौरा बुद्ध विहार पे। जी और उस बार मैंने हमारे गुरुजी ने हमें बिहार में भेज दिया 1993 में, ये कमांडर जीप लेकर के प्रचार के लिए। जी जी 6 दिसंबर 1993 को पटना के गांधी मैदान में बहुत विशाल दीक्षा कार्यक्रम था उसके लिए। जी जी और तब से हम बिहार में ज़्यादा समय रहे। यहाँ से गुजरात गए, जी अपने कमांडर जीप चलाते हुए गुजरात गए। जी और फिर हमको यहाँ 1995 में बुद्ध गया में आंदोलन में आए। हाँ तो 6 साल तक हम बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में जी जी भिक्षु प्रभारी रहे, सुपरिटेंडेंट रहे और महाबोधि महाविहार के पहली बार बौद्धों के सेक्रेटरी रहे, मेंबर सेक्रेटरी रहे। एक चीज पहले आपसे जानना चाहेंगे भंते जी, आखिर आप जन्म से ही इस ड्रेस में है या बाद में चीवर धारण किए हैं आप? हम तो जन्म से तो नहीं है, जन्म से तो हम हिंदू धर्म व्यवस्था में ही रहे। जी मैट्रिक की पढ़ाई करने के समय हमने बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी। जी जी और जीवनी पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉलेज बनाया था औरंगाबाद में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू, जी जी उस कॉलेज में पढ़ने गए। वहाँ 7 साल अध्ययन किया जी पाली भाषा में, यमे पाली बुद्धिज्म करने के बाद नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए आए थे। जी जी तो पीएचडी करने के दरमियान ही ये बुद्ध गया के आंदोलन के बारे में हमने सुना। और हम उस आंदोलन में यहाँ बुद्ध गया आए थे। जी और यहाँ आने के बाद बुद्ध पूर्णिमा मना करके यहाँ से लौट के गए और फिर हम भंते बन गए। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे भंते जी कि किसी के कहने पर आप भंते बने कि आप अपने इच्छा से बने हैं? नहीं, हम तो पढ़ाई लिखाई पाली एंड बुद्धिज्म पढ़ाई किया है, बुद्ध धम्म की पढ़ाई किया है पढ़ते समय में। जी 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 तो कोई भी ज्यादातर पाली भाषा में कोई रुचि नहीं थी बहुत से लोगों को। हमने सोचा कि पाली भाषा जो है हमारे पुरखों की, पुराने सम्राट अशोक महाराज की राजभाषा रही है, तो इसी राजभाषा की अध्ययन किया जाए। जी जी और अध्ययन करते करते बौद्ध साहित्य को पढ़ा, जो सारे चाइना से आए हुए भारत में प्रचार अभ्यास के लिए आए हुए युआन चांग, फाइयान, इसिंग, इनकी जीवनी को पढ़ा। जी। और पढ़ते पढ़ते मन में इतना माने ये सम्यक जागा जी जी कि वो लोग चाइना से यहाँ पैदल पैदल इस देश में आए, बुद्ध के देश में। तो क्यों ना हम बुद्ध के देश में ही, यहाँ कोई भंते नहीं है और नौजवान में कोई भंते नहीं बनता है। बनते हैं तो रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में बनते हैं। तो हमको तो घर में 2-3 साल अनुमति मांगते मांगते चला गया हमको भंते बनने के लिए। जी जी हमारा माने अनुमति दिया तब जाके हम भंते बन पाए। हाँ। अच्छा, ये जो पहले आप बताए कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, तो उसमें आपको क्या कमी लगी कि आप चीवर धारण करना पसंद किए? हिंदू धर्म व्यवस्था माने क्या है कि ब्राह्मणी व्यवस्था थी। हमको कोई नया विचार था ही नहीं हमारे सामने, क्योंकि माँ बाप जो है जो कर्मकांड कर रहे थे, जो दादा दादी नाना नानी जो लोग थे, उनके विचारों को ही मानते जानते थे। तिलक वगैरह लगाते थे, पूजा पाठ करते थे और ये शनिवार जो है उपवास करते थे और हनुमान चालीसा गाते थे। जी और सवेरे बिना पूजा पाठ के हमको नाश्ता पानी कुछ भी नहीं मिलता था। तो जब हम मैट्रिक तक के इस तरह के संस्कार में पढ़े, जी बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी हम किसी तरह से पढ़े कि हमको आगे पढ़ना है। जी क्योंकि जिस जगह में पढ़ रहा था वहाँ पर ज्यादा मैट्रिक तक के स्कूल था, उससे आगे था जी नहीं। जी किसी ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद में है, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा हॉस्टल बनाए हुए हैं और बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। जी तो हम बाबा साहब की जीवनी पढ़े। तो पढ़ने के बाद में हमको लगा कि एक आदमी इतना माने महान बन के दुनिया में जाकर अध्ययन करके और देश को एक दिशा दे सकता है, तो हम भी बड़ा आदमी बनेंगे। तो बड़ा आदमी बनने के फेर में हम औरंगाबाद पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन जब वहाँ देखा, इतना विशाल कॉलेज को देखा, जो अमेरिका इंग्लैंड के बाबा साहब जो देश विदेश में पढ़े, उसी धरती पर उन्होंने जो कॉलेज बनाया, उस कॉलेज में हम 7 साल तक के पढ़ाई किए, उस संस्था में 5 साल पढ़ाई किए। तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में देश विदेश के भंते लोगों को देखने का मौका मिला, उनसे उनकी सेवा करता था, उनको ले जाना लाना। तो रुचि थी मेरे को, चलो हम भी भंते बनेंगे और देश विदेश जाएंगे और ये बुद्ध का धम्म जो सारे दुनिया में कैसे फैला है, कैसे कैसे फैला है हमारे देश के लोगों ने, हम भी यही काम करेंगे। ऐसे प्रेरणा लेकर के हम भंते बनने के लिए
बहुत कोशिश किए, लेकिन पहली बार हमको एक बार मौका मिला जब 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष में हमारे जो विश्वदानंद मोदी बनते जिनका यहाँ फोटो लगा हुआ है, इनके पास हम 10 दिन के लिए औरंगाबाद में, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र का जो है, वहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं, वो बौद्ध गुफाओं के पास बनते विश्वदानंद मोदी का विहार है। तो वहाँ पर हम 10 दिन के लिए श्रामनेर बने थे। तो श्रामनेर बने तब हमको लगा कि हम आजीवन भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 10 दिन के लिए बने हो, बिना माता पिता के अनुमति के नहीं बनोगे। तब 1991 के बाद हमको 92, 93 में अनुमति मिला है, वो भी मई महीना में, तब जाके हम जो है भक्त बन पाए। अच्छा, जिस तरीके से भंते जी अब बताए कि हमने भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, तब जाके हमको अंदर ऐसा विचार आया कि हम भी बौद्ध भिक्षु बने, चीवर धारण करें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनको तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये विचारधारा उनमें नहीं आती है, क्या कहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ने के बाद सभी लोग नहीं जान पाते हैं कि बाबा साहब क्या चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम दिनों में जो बुद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम बाबा साहब ने चलाया, बुद्ध धम्म को इस देश में स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने जो काम शुरू किए, एक तो अपने जीवन में ही राजगृह नाम का बहुत बड़ा महल जैसे किताबों के लिए घर बनाया, मिलिंद महाविद्यालय नाम का बहुत बड़ा कॉलेज औरंगाबाद में खड़ा किया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू जो उन्होंने जमीन खरीदा था निजाम के महाराजा से, उसको नागसेन वन नाम का परिसर दिया। और बाबा साहब ने ढेर सारे कॉलेजों को महाड़ में, मुंबई में, औरंगाबाद में खड़े किए, शिक्षा के केंद्र खड़े किए, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए काम शुरू किया। और अंत में नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा लेकर के लाखों लोगों को बुद्ध धम्म का दान दिया और लोगों की घर वापसी कराई। तो बाबा साहब चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, अशोक सम्राट के सपनों का जो भारत था, जहां ऊंच नीच छुआछूत वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उस तरह का भारत निर्माण करूंगा, ये बाबा साहब का संकल्प था, सपना था। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में ली और लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर के जो एक अभूतपूर्व क्रांति की है दुनिया के इतिहास में। गुरु चंद्रमणि जी जो कि आराकान के थे, बर्मा के थे, जो वहां पर मौजूद थे, उनके आंखों में आंसू थे कि तथागत बुद्ध ने 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को 5 से शुरू किया, लेकिन आज जो है इतना लाखों की संख्या में लोगों को तीसरन पंचशील की मैं दीक्षा दे रहा हूँ। ये अंबेडकर महान बोधिसत्व जो है, जिनके सामने लाखों लोग दीक्षा ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी 2500 साल के बाद में क्रांति हुई है भारत में। तो बाबा साहब ने जो काम किया है वो काम अमर काम है। कोई आदमी, एक व्यक्ति को भी जिंदगी भर बता करके नहीं समझा सकता है, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर जो काम किए हैं तो पूरे करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। जिन लोगों को नफरत करते थे, छाया से नफरत करते थे, ऐसे लोग जो है बड़े बड़े अधिकारी बने, प्रधानमंत्री और बड़े पदों तक के लोग पहुंचे हैं, जिनको शूद्र कहा गया था, नीच कहा गया था। तो सारे लोगों के जीवन बदलने का काम जो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने अधिकार दिला के किया कि मनुष्य को जीवन जो है शान का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, स्वाभिमान का होना चाहिए। जिसके जीवन में स्वाभिमान नहीं है, सम्मान नहीं है, उसका जीवन बेकार है। तो बाबा साहब ने जो डिग्निटी, मनुष्य को मान सम्मान दिलाने का जो काम किया है संवैधानिक रूप से, और जिनके अंदर स्वाभिमान जागा हुआ है, जब जिएंगे शान से तो मरेंगे शान से, और हम भी इंसान हैं, ये हम भी इंसान हैं, ये बात जो है जब माने प्रेरणा जागी, उसके कारण हम जो है न कभी किसी से डरते हैं, न कभी किसी सामने झुकते हैं, सच के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे भंते जी, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि बौद्ध भिक्षु बनने के बाद में बौद्ध भिक्षुओं का काम रहता है कि गांव देहात में जाएं और अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करें, तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा है?
अभी 32 साल लगभग हुए जब से बनते बना हो, जी तब से मैं घूमते ही रहा हूँ। जी जी बिहार के गांव-गांव में घुमा हूँ। यहाँ जब मेरे पास मेरे गुरु ने भेजा था प्रचार के लिए, तो कमांडर जीप लेके हम बांका, गोड्डा, दुमका और ये जो है अपने शिबू सोरेन के गांव वगैरह सब जगह घूमे हैं। उस जी। समय एक IPS बड़े अधिकारी थे मैकूराम, यहाँ बिहार में पुलिस के IG रहे हैं, तो उनके पास में आया था और यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम था 6 दिसंबर 1993। जी। 1 महीना हम पूरे बिहार में जगह जगह घूमे और दीक्षा होने के बाद भी बेतिया में भी दीक्षा समारोह कराया था, दुल्हिन बाजार में दीक्षा समारोह कराया था। और यहाँ हमारे साथ में काफी लोग जो थे, एक डॉक्टर BN करुणाकर हुआ करते थे पटना के, जी 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 वो हमको साथ में ले लेकर घूमते थे। बुद्ध शरण हंस जी जो पटना में है, अभी है, वो जीवित है, IAS और अफसर। IAS अफसर। जी जी। और उनके पास तो हम 15 दिन बेतिया में रहे हैं। जी। बेतिया के गांव-गांव घूमते थे, मैना टाण और उधर जो है नेपाल बॉर्डर, बगहा वगैरह, इधर सब जगह में घूमते थे, जी। जो वाल्मीकि नगर साइड तक के। तो हम घुमक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी घूमे हैं और गुजरात के भी जगह जगह घूमे हैं, कई दीक्षा समारोह कराए हैं। और एक दीक्षा समारोह तो 2010 में किया है पोरबंदर में, वहाँ के समंदर के किनारे। एक तो दीक्षा समारोह इतना विशाल हुआ है, 1 लाख लोग बुद्धिस्ट बने जूनागढ़ में। जयदेव बाबा नाम के व्यक्ति ने दीक्षा समारोह कराया, उसमें 22 प्रतिज्ञा देने का काम हमने किया 1 लाख लोगों को। तो गुजरात के अंदर बहुत जगह घूमे हैं। जी जी कर्नाटका में भी दीक्षा समारोह में 3-4 प्रोग्राम किए हुए हैं और 3-4 प्रोग्राम जहाँ महाराजा अशोक का एक पूरा उनका पुराना मूर्ति मिला हुआ है सन्नाथी में, जो बहुत बड़ा विशाल स्तूप है। उस स्तूप पर 5000 लोगों की दीक्षा हुई एक बार में। तब हम बोधगया के महाबोधि टेम्पल के सेक्रेटरी के पद पे थे, जी जी तो हमको कर्नाटक से लोग बुलाता था और यहाँ से हम 3 बार कर्नाटक में दीक्षा देने के लिए प्लेन से गए हुए हैं। 1998 में, 2000 में, 2001 के बीच। और उसी क्रम में ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के रिपेयरिंग का काम किया, जीर्णोद्धार का काम किया, तो उसके लिए हम जापान 3 बार गए। उसके बाद ताइवान गए, इसका रेनोवेशन के लिए महाबोधि विहार के आसपास सारा बिजली बत्ती और जितना पत्थर वत्थर लगाया, महाबोधि विहार के सामने में बस अड्डा था, उसको वहाँ से हटवाया। और जितने भी बाईपास रोड आज देख रहे हैं बुद्ध गया में, सब हम लोगों ने वहाँ यहाँ काम किए हैं, बहुत संघर्ष किया उस समय में। जी जी। तो हमें जानना है भंते जी कि जो सुरेश देसाई जी आंदोलन किए थे, उस समय आप लोगों को बता रहे थे कि हम उस समय भी थे, तो उस समय क्या कारण रहा कि वो आंदोलन सफल नहीं हुआ? एक तो भंते सुरेश देसाई जन्म से जापान के, जी यहाँ आए, यहाँ पर भाषा वगैरह सीखे। जी उनकी शक्ल सूरत जो है बिल्कुल विदेशी है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कुछ काम किया, काम करते समय क्या हुआ कि बहुत मेहनत से उन्होंने संघर्ष करते हुए काम किया। जी जी विरोध बहुत हुआ, क्योंकि भारत के भंते लोग भी उनका विरोध करते थे। कुछ ही 2-3 भंते लोग जो थे हमेशा उनके साथ रहे, साथ दिया। जी जी वैचारिक मतभेद हुआ करते थे, क्योंकि वो आए महायान परंपरा से आए, कुर्ता पजामा पहनते थे और वो थेरवादी परंपरा तो उन्होंने थाईलैंड में अपनाई थी। जी जी तो यहाँ आने के बाद जब मैं उनके पास में भंते बना, जी तो उनके पास भंते बना तो उनके पास कुछ संस्कार मैंने सीखे। मैं दौड़ भाग करता था, मेरे को उन्होंने एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा उस समय में 1994 में दी अपने हाथ में। तो 94-95 हमने नागपुर से रह के काम किया, जगह जगह हमको प्रचार के लिए भेजते थे। जी जी तो वही हीरो होंडा में नागपुर से यहाँ लेके आया था बुद्ध गया जी, जी, में। और जी। महाबोधि महाविहार में 1995 से 1-1.5-2 साल तक के उससे काम किया। जी बाद में वो मेरे पास में किशोर पासवान जो था, वो गया ले गया, तो किसी ने उसका वो वाला गाड़ी हीरो होंडा छीन लिया। फिर यहाँ मुझे एक टाटा सुमो दान में मिली थी, एक आयांग रिम्पोचे थे, जी, जी। उन्होंने एक टाटा सुमो नई वाली लाकर के गाड़ी पटना से दान दी थी, जो बोधगया टेम्पल कमेटी में मैंने सुपरिटेंडेंट के पद के नाम पे ली थी। जी, जी। तो भंते सुरेश देसाई जी जो थे, जो काम कर रहे थे, तो उनके काम में दिक्कत ये थी कि सारे लोगों को समझ नहीं पाते थे। हर कोई उनसे पैसा मांगता था, कई लोग पैसे ठगते थे, झूठ मूठे पैसे ठगते थे। तो काम तो उन्होंने किया, आंदोलन किया, एक नेतृत्व उनका था। भंते आर्यनागार्जुन सुरेश देसाई जी के साथ में भंते करुणाकर, वो कुछ समय तक के साथ रहे, शुरू में आंदोलन जो चले उनमें। जी 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 भंते आनंद महाथेरो
ये महासचिव रहे बुद्ध गया के मुक्ति के आंदोलन में। जी तो काम करते करते कई बार फिर चरणबद्ध चला, पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, जी जी इस तरह से यहाँ बुद्ध गया में 20 अप्रैल 1995 को धरना बिठाया गया था। जी तो पटना में भी धरना लगाया था वहाँ के हड़ताली मोड़ पर, और बुद्ध गया में भी धरना लगाया था महाबोधि सोसाइटी के सामने। जी जी तो हम उस समय में कमांडर जीप लेकर के भंते आनंद को ले जाना लाना, पटना गया, पटना बुद्ध गया, ये करते रहते थे। जी जी बाद में बुद्ध पूर्णिमा हुई, बुद्ध पूर्णिमा के बाद यहाँ पर ही धरना चला कंटिन्यू 86 दिन तक के। जी जी और 86 दिन तक धरना चलने के बाद यहाँ पर भिक्खु प्रभारी बनाए गए हमको। 4 हमारे बड़े भंते जो थे आंदोलन के, भंते ज्ञानेश्वर कुशीनगर के, भंते आर्य नागर जो सुरेश ससाई नागपुर से, भंते आनंद देव थे चंबल घाटी बुंदेलखंड के, सबसे ज्यादा उम्र वाले वही थे, और भंते आनंद महाथेरो आगरा के। ये चारों भंते मेंबर बनाए गए। मुख्यमंत्री लालू जी थे उस समय में। 86 दिन के धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के बाद जी जी आधी भागीदारी बौद्धों की लालू जी ने दी थी, और 4 जो मेंबर थे हिंदू साइड से, उसमें भी 1-2 अम्बेडकरी विचारधारा के मेंबर रखे गए थे। जी जी तो फिर हम लोगों ने जो विकास के काम थे, सौंदर्यीकरण का काम था महाबोधि विहार के आसपास, महाबोधि विहार में जो करप्शन था, जो महाबोधि विहार में से लोग भंते लोग जो पगार उठाते थे जी और डोनेशन भी झोले में भर के ले जाते थे, तो हमने वो बंद करवा दिया था। जी जी और वो पगार बंद करके और उनको बोला कि पगार लेने वाला भंते नहीं होता है। जी तो हमने वॉलंटियर रह के सेवा दी, और 10 भंते वहाँ पर अपने सेवा के लिए महाबोधि विहार परिसर की साफ सफाई के लिए रखे थे। जी 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 खाना खाओ और रहो। और जो लोग यहाँ पगार लेते थे उनको निकाल के बाहर किया, बोला कि तुम कपड़े उतारो जी। तो तुमको पगार देंगे। भंते जो है वो किसी की नौकरी नहीं करता, गुलामी नहीं करता है, तो सेवक बोल के रहो। तो हमने जिन भंते लोगों को वहाँ से निकाल दिया, वो आज भी गाली देते हैं महाबोधि विहार में से, क्योंकि वो सारा पैसा झोले में उठा के लेके अपने अपने मकान बना रहे थे। जी जी बड़ा बड़ा विशाल विशाल मकान बनाए हैं पैसा महाबोधि विहार का निकाल निकाल के। जी एक चीज हम जानना चाहते हैं भंते जी, जिस तरीका से कुछ लोग हमारे वीडियो को कमेंट करते हैं कि प्रज्ञा सिंह जी भी कुछ दिन तक सेक्रेटरी रहे हैं वहाँ पर महाबोधि महाविहार में, और अब भी लोग रह रहे हैं, तो आपके पास जो दान के पैसे आ रहे थे उसका क्या आप सदुपयोग किए कि आज वो सदुपयोग नहीं हो रहा है? इस चीज़ को समझाइए हमारे दर्शकों को। भंते सुरेश ससाई, आर्य नागार्जुन जो है उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि वो अध्यक्ष बने थे। जी तो अध्यक्ष बने थे तो सरकार ने उनको माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बना दिया दिल्ली में। जी दिल्ली में बना दिया, वो जाके दिल्ली बैठ गए। जी दिल्ली बैठ जाने के बाद हम लोगों में आपसी जितने भी हम भंते लोग थे आंदोलन करता, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि भंते जी जो है ये आंदोलन जो है आप अब यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बन गए हो। तो दिल्ली में हमने सभा में उनसे कहा कि आपके पास गाड़ी है, पैसा है, वो सारा अब आंदोलन को दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं, अपने से आंदोलन चलाओ। तो हमने भंते लोगों ने चंदा इकट्ठा करके भंते आनंद महाथेरो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, और ये मूवमेंट खड़ा हुआ तो मैं उसमें सेक्रेटरी बना था। स्वेच्छा से काम देख रहा था। हमने बुद्ध गया में रहते समय जितना भी दान आया वो दान को ट्रांसपेरेंसी रसीद बनाकर लोगों को देते थे, और वहाँ बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया था कि किसका दान आया उसके ऊपर लिखते थे। तो और दान आना शुरू हुआ कि दान का सदुपयोग हो रहा है। तो उसी दान से हमने महाबोधि विहार का एक गेट बनाया, वो महाबोधि गेट जो बुद्ध गया में एंटर करते, जहाँ बड़ा धरना बैठा था, जो गेट बना हुआ है उसका पेमेंट जो है हमारे समय में हुआ। और दूसरा गेट जो है इधर निरंजन नदी के किनारे है, संबोधि द्वार, वो हमारे समय में बना। उसके बाद में बड़े बड़े बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया महाबोधि विहार में दान से। महाबोधि विहार के अंदर में जो मुचलिन सरोवर है, उस मुचलिन सरोवर की सफाई करके, और उसके अंदर हमेशा पानी रहना चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा समरसेबल हमने वो मुचलिन सरोवर के पीछे साइड में लगाया। और जहाँ कूड़ा डालते थे, वो कूड़ा डालने वाले जगह को मेडिटेशन पार्क में तब्दील किया। जहाँ पर सामने में महाबोधि विहार का कचरा निकाल करके गेट पे रखते थे, जहाँ एक पान टपरी जैसे थी, जहाँ रसीदें कटता था ये कैमरा वैमरा का, वहाँ पर अभी बढ़िया सा सुंदर रिसेप्शन हॉल है। और जो महाबोधि विहार के मेन गेट से एंटर करते हैं, वहाँ पर पहले पार्किंग था, तो वहाँ पर हमने जूता चप्पल रखने का घर बनाया, किताब बिक्री का केंद्र बनाया,
अभी फिलहाल वो पुलिस के और वहाँ पर उनका सीसी कैमरा वगैरह का सेटअप बैठाया हुआ। जी, जी। और महाबोधि विहार के सामने जो पत्थर लाल वाला बिछा हुआ है जो राजस्थान से मंगाया, और जितना भी महाबोधि विहार के आसपास में बिजली बत्ती और जो सौंदर्यीकरण किया है जी जी वो सब हमारे समय हुआ। और एक लुम्बिनी गेस्ट हाउस है यहाँ पर बना हुआ, जी जी वो बोधगया टेम्पल के पैसे से बना हुआ है लुम्बिनी गेस्ट हाउस। जी 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 दूसरा, महाबोधि विहार के सामने जो बीटीएमसी का कार्यालय बना था, 11 कमरे का करुणा सदन बनाया था, जी। जो अभी एक कोरोना पीरियड में उस बिल्डिंग को तोड़ताड़ करके दूसरी बिल्डिंग बीटीएमसी ने बनाई हुई है। जी। तो हमारे समय में हमने जितना सौंदर्यीकरण करना था, जितना विकास करना था, उतना किया। और हमारे समय में करप्शन को पूरी तरह से रोका। जी। और करप्शन को रोकने के कारण बहुत से लोगों ने ढेर सारे आरोप लगाए जी। थे। और मेरे पास जो दान का पैसा आता था, मैं हवाई यात्राएं, मुझे जहाँ जहाँ भी बुलावा हुआ, प्रोग्रामों में बुलाया तो मैं प्लेन से जाता था, समय बचाता था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कमेटी में रह के विकास हो, ज्यादा से ज्यादा हम देश विदेश के लोगों को जोड़े। हमने एक महाबोधि बुक शॉप खड़ा किया, क्योंकि उस समय में कोई किताब वहाँ से बोधगया टेम्पल कमेटी से किसी को नहीं मिलती थी। तो महाबोधि बुक शॉप खड़ा किया कि जिसकी वजह से कि आने वाले लोगों को वहाँ लागत माने जो दाम है उस दाम में किताबें मिले। तो आज भी जो है बोधगया में महाबोधि बुक शॉप खड़ा हुआ है और देश विदेश के लोगों को किताबें मिलती है। और हमने कई किताबों को देश माने बाहर में ताइवान वगैरह से अनुवाद करके लोगों को फ्री बांटने के लिए भी काम किया है। जी जी तो दुनिया के बौद्धों को जोड़ने का काम किया। और अलग अलग राज्यों में जो बौद्ध थे उनको बुला करके बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम में हम लोगों ने शुरुआत की कि दान से बुद्ध जयंती बहुत अच्छी मनाई जाए। तो कालचक्र मैदान में बुद्ध जयंती का आयोजन जो होता है वो बीटीएमसी के द्वारा उस समय शुरू किया था कि कालचक्र मैदान में बुद्ध जयंती मने और तमाम देश के लोग इकट्ठा होकर बुद्ध जयंती मनाएं। तो ये कार्यक्रम बुद्ध जयंती मनाने वाला, और बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है जयप्रकाश उद्यान में, वहाँ 14 अक्टूबर, 6 दिसंबर और बाबा साहब के 14 अप्रैल वो कार्यक्रम बोधगया टेम्पल कमेटी की ओर से हम मनाते थे। जी। और अभी वो लोग मनाते नहीं मनाते उतना मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने परिपाठी शुरू किया था। 2001 तक के हमने काम किया। और महाबोधि विहार में जूता चप्पल और जाना जो है हमने बंदी किया, सख्ती से बंदी किया। दूसरा, बोधि वृक्ष के नीचे 10-10 हजार दिए जलते थे जिससे धुआं होता था। बोधि वृक्ष को खतरा हो गया तो हमने वो सारा वहां से दिया बस्ती घर निकाल दिया। इसके कारण बहुत लोग नाराज हुए, नाराज होकर के झगड़ा हुआ। लोकल के कुछ लोग जो थे वो लोगों ने बोधगया टेम्पल कमेटी के सामने हमको जो गाड़ी दान में मिला था टाटा सुमो, उसको चूर दिया। सारे बाजार वालों ने मिलकर के दंगा करा दिया था। और दंगा करके वहाँ गोलियां चली थी, गोलियां चली, सुरक्षा वाले ने गोलियां वगैरह चलाई थी। तो उस समय में फिर हम पर एक ये हुआ कि इनके समय में गोलियां चली, बोधगया में दंगा फसाद हो गया। तो 3 साल हमारा पूरा होने के बाद हम महाबोधि विहार का हमारा एक टर्म था बुद्धिस्ट सेक्रेटरी का, मेंबर सेक्रेटरी का पहली बार। तो ढेर सारे विकास करने के कारण ढेर सारा जो दान आने लगा उसको देख करके बहुत से लोगों के आंखों में पानी आया। और जिन लोगों ने दंगा फसाद कराया वही लोग बाद में फिर कमेटी में सेक्रेटरी बने और फिर वो लोग बने रहे। तो इस तरह का हमारा कार्यकाल रहा। हमारे समय में रुपया पैसा चोरी नहीं हुआ। जो पड़ा हुआ था बहुत सा श्रीलंका का रुपया पड़ा हुआ था, हमने जाकर के चेन्नई जाके वहां पर वो महाबोधि सोसाइटी में उसको कैश करा के लाया, पैसा जमा किया। और ताइवान से हम एक बार में 17 लाख रुपया लेके आए थे एनटी डॉलर। उसको एनटी डॉलर को कन्वर्ट करके डॉलर लेके आए थे ये महाबोधि विहार के जीर्णोद्धार के लिए। तो हमारे समय में सारा ट्रांसपेरेंट लेखा, हमारे सब कोई करप्शन नहीं होने दिया। इसलिए जो करप्शन वाले थे वो चिल्लाते थे और अभी भी चिल्ला रहे हैं कि इनके समय में ऐसे हुआ, इनके समय में वैसे हुआ। कोई भी पत्रकार जो निरपेक्ष है, आज भी गया में जो पुराने पत्रकार हैं उन लोगों से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि जितना विकास आज तक 50 साल में किसी कमेटी ने नहीं किया वो हम लोगों ने 3 साल जब हमको सेक्रेटरी मेंबर बनने का मौका मिला उस समय में हमने कराया है। और एक गवाहीदार तो यहाँ पर के बहुत साहब है जो हमको देखते थे, वहाँ जो बिल्डिंग वगैरह बनाया उसको हम पानी मारते थे और सारा काम करते थे। तो ये तो हमारे धरने पर जो है वो पुराने लोगों में से एक है जो सब जानकारी रखते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे भंते जी कि अभी आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? जो वहाँ 4 आपके सदस्य हैं उन लोग से क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? देखिए, जो बौद्धों का स्थान है जी, बौद्धों का स्थान होते हुए भी बौद्धों के हाथों में उसकी व्यवस्था नहीं है जी। ये दुख की बात है। जी जी हम उस समय में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये सरकार
केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये अपने व्यवस्था को पकड़े हुए बनाए हुए हैं। तो बोधगया टेम्पल कमेटी में बुद्धिस्ट स्टाफ भी नहीं है जी। मैनेजमेंट में बुद्धिस्ट लोग होने चाहिए, पूरे के पूरे होने चाहिए, नहीं कर पाए। क्यों? ये सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है जी। अभी लंबे समय से हम चाहते थे कि बौद्ध जागे, लेकिन उस तरह की जागरूकता नहीं आई। लेकिन संयोगवश सीएए, एनआरसी ये सारे मामले आए और कुछ कट्टरपंथी लोग जब से आए तब से वो लोग चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हिंदू कोड बिल बना करके और इस देश को महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया। और ये जो राष्ट्र है, क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम तो सारे ऊपर से नीचे जो भी है वो सारे के सारे इस देश के भारतीय लोग ही है, हिंदू ही है। लेकिन कुछ लोग ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का राष्ट्र माने मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और जब से ये लोग मनुस्मृति लागू करने के विचार को लेके ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़े हैं, तब से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, सब पे अत्याचार शुरू हुए, हमले शुरू हुए। कई जगह जो है मस्जिदों को जलाया गया, मुस्लिमों को मारा पीटा गया, बहुत से जगह सिखों को मारा पीटा गया। मुंबई में जैनों की जैन मंदिर तोड़ दिया गया। इधर झारखंड वगैरह साइड में बहुत से ईसाइयों के चर्च गिरा दिए गए। और अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा में भी कई कई बार बुद्ध विहारों पे हमले हुए हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जला दी गई है। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो काफी संख्या से परंपरा से बौद्ध है, इन लोगों ने भी देखा कि हमारा संविधान भी खतरे में है, हमारे मानवाधिकार खतरे में है और हम बुद्धिस्ट लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक सामने आया बंगाल से और उन लोगों ने महाबोधि महाविहार के मामले को लेकर के कि भाई हम तमाम हिमालयन बुद्धिस्ट लोग आके यहाँ 3-4 महीने पूजा पाठ करते हैं, दान चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद गर्मी शुरू होती तो चले जाते हैं। तो 3-4 साल तक के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने इसका अध्ययन किया, क्योंकि वो लोगों ने बंगाल में इस मूवमेंट को चलाया था कि बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी नहीं थी। तो बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी नहीं है, तो उन्होंने अपने अपने स्तर पे अलग अलग संस्थाओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन बाद में देखा कि अलग अलग करने से नहीं होगा। तो ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बना है, इसके पीछे उनकी जो संस्थाएं काम कर रही थी, उन लोगों ने एक संगठन बना करके इकट्ठा होके कि हम तमाम सभी इकट्ठा होकर के और इस मामले को हल करेंगे। तो बंगाल में बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी प्राप्त की तो उनका हौसला बढ़ा। तो उन्होंने देखा कि ये सबसे बड़ा बौद्धों पे जो अत्याचार है, जो बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार है, बौद्धों के हाथों में नहीं है। तो ये बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो 1949 का अन्यायकारी कानून है, इस कानून को जड़ से खत्म करेंगे, तभी बौद्धों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी जो वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से आपका संपर्क कैसे बना? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने मेरे बारे में, मैं थाईलैंड में था लगभग 3-3.5 साल, तो ये लोग मेरे मैसेज और समाचार को पढ़ते थे, खोजते थे और देखते थे कि कौन लोगों ने पुराने समय में आंदोलन किया और आंदोलन में रहे हैं। तो उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करते करते झारखंड में उमेश बौद्ध को पकड़ा। उमेश बौद्ध ने वो झारखंड के अंदर जो बैद्यनाथ धाम है, वो बैद्यनाथ धाम पुराना बुद्ध विहार था, उसको कैसे शिवालय में बदला उनको इतिहास मालूम है। और वो वहाँ बाबा नाम देवघर में रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा तो उन्होंने आकाश लामा जी ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने बोला कि कौन लोगों को इकट्ठा करने से आपको मजबूती मिलेगी। तो ऐसे करके करके लोगों को खोज के उन्होंने संपर्क किया। तो मैं जब वापस लौट गया अपने गांव अमरावती जिले में, महाराष्ट्र में, एमपी बॉर्डर पे मेरा गांव है, वहां पर हम वहाँ अपनी माँ की सेवा में थे। तो मुझे यहाँ पर गर्मियों में पिछले 2 साल पहले बुद्ध गया बुलाया गया और ऐसे जुलाई का महीना था। उस समय में यहाँ महाबोधि मेडिटेशन सेंटर में जो बैठक रखी थी, उस बैठक में हम आए। आने के बाद माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर जो है रिंचिन लामो, उसको भी आमंत्रित किया गया था। दिन भर की बैठक में काफी विचार सुने, वक्ताओं के सुने और हमने उस समय फेसबुक लाइव किया है यहाँ से और कहा कि ये महाबोधि विहार के कोई बड़े बड़े जो मेंबर भी बनाए, जो माइनॉरिटी कमीशन, वो लोग आए। कई मेंबरों को मैं जानता था, कई लोगों को 10-12 मेंबर बने
सब लोग बोलते थे महाबोधि विहार को ये करेंगे और सरकार से बात कराएंगे, लेकिन वो अपना टाइम पूरा करके और चले गए और वो कुछ नहीं करा पाए। भंते सुरेश ससाई को माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाया रखा था, तो वो भी अपना दौरे करते रहे, जिधर उधर लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते रहे। 3 साल का ही कार्यकाल रहता है। 50,000 रुपए उस समय उनको महीना मिलता था, बड़ा सा बंगला दिल्ली में मिला हुआ था। तो उस समय सब तमाम हमारे पूरे भारत के बौद्ध एक बार में गए थे, तो उस समय हम भी जाकर के वहां पर कहे माइनॉरिटी कमीशन की बैठक में कि भारत में जो बौद्धों की जनगणना है झूठी है। 2011 के जो जनगणना माने 2011 के 2000 में जनगणना जो झूठी है, इसलिए जनगणना बौद्धों की सही ईमानदारी से कराई जाए। 5 करोड़ से ज्यादा बौद्ध भारत में हैं, हमने उस समय में कहा था। तो जो चेयरमैन वगैरह वहाँ के जो थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे है, तो मैं बोला ये सब पेंसिल से लिखते हैं और पेंसिल से झूठी जनगणना कराते हैं। एक बड़ी बैठक दिल्ली में रखी थी 2009 के दरमियान, उसमें हम गए तो माइनॉरिटी कमीशन के एक सरदार जी थे। वो सरदार जी के समय भी हमने कहा कि जनगणना वगैरह जो है भारत में बौद्धों की झूठी है, बौद्धों की जनगणना जो है ईमानदारी से नहीं कराए जाते। हमारे महाबोधि महाविहार का जो मामला है तो वो जो है बौद्धों के हाथ में नहीं सौंप रहे हैं। तो उस समय भंते सुरेश ससाई मेंबर थे माइनॉरिटी कमीशन में, तो हम वहां पर भी अपनी आवाज रखे कि बौद्धों के साथ भेदभाव और अन्याय होते रहा है। तो अभी भी 3 से 4 बार बैठक हुई आकाश लामा जी और हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों के साथ, ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वालों की, उन्होंने बोला था कि हम प्रधानमंत्री से मुलाकात करा देंगे, हम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से बात करा देंगे, लेकिन रिंचेन लामो भी मुलाकात नहीं कर पाई। और जो सरदार जो है इकबाल सिंह लालपुरा, उन्होंने भी ना मुख्यमंत्री से न प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पाए। तो यहाँ भी बीटीएमसी में कार्य उन्होंने बुलवाया था हम लोगों को। तो हमने कहा था कि तुम लोग जो है केवल गोल गोल जलेबी के जैसे हमारे मुद्दे को घुमाते हैं और हमारे मुद्दे को जो है न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो धरना बैठा 12 फरवरी से माघ पूर्णिमा। 1 मिनट हम जानना चाहेंगे भंते जी, आप लोग तो लगभग 3 साल से इस आंदोलन को खड़ा करने में लगे हैं। उसके पहले आप लोग कई जगह आवेदन दिए, कई मीटिंग भी किए। उस समय भी तो बहुत सारी समस्याएं आप लोग के साथ आती होगी। हम लोगों ने 3-3 घंटा शाम के समय में अलग अलग राज्यों से लोगों को जोड़ा है और उनके साथ बैठक की है, वर्चुअल मीटिंगें की है, साथ ही साथ स्वयं भी जाके यात्राएं की है। दिल्ली में बैठक ली है, अंबेडकर भवन पे 2 बार सभा ली है, उसके बाद में पटना में 2-3 बार सभा ली है और तैयारी करते करते हम लोगों ने 2-3 रैलियों का भी काम किया है। यहाँ पर 26 नवंबर 2023 को बहुत बड़ी रैली 2 मुहान से महाबोधि विहार तक के निकाली गई है, ये बुद्ध गया को लेकर के। उसमें सबसे ज्यादा हिमालयन जो बौद्ध है, महिलाएं लाओस, अपने लेह लद्दाख, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, ये तमाम पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं आई हुई है। और उस समय में यहाँ हमारे जो लोकल महाराष्ट्रियन वगैरह लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था जाड़ों के दिनों में, लेकिन वो रैली 5000 लोगों की रैली 2 मुहान से निकाल करके महाबोधि विहार में ले गई है। और ले जाने के समय वहाँ भी हमको प्रशासन के द्वारा अंदर जाने को अनुमति, बहुत मुश्किल से जाओ, लेकिन कोई प्ले कार्ड नहीं ले जाओ, कोई नारे नहीं लगाओ, अंदर में जाना है तो ऐसे सादे हाथ से जाओ। तो इस तरह से 20 लोग जाओ, अनुमति वाला मामला था तो हम लोग नहीं गए थे कि हमारा स्थान है और हमको जाने में इस तरह से रोक टोक और सारे बंधन है। तो एक मामला वो हुआ था। दूसरा फिर पटना में पिछले साल अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम हुआ, तो मैं 4 महीने गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ में बैठ करके मैंने वर्षावास किया वहाँ, और गांधी मैदान की अनुमति लेने के लिए कई बार दौड़ भाग करके पैसा भर के और वहाँ पर अनुमति प्राप्त की। उसके साथ साथ जो रैली निकालनी थी, शांति यात्रा हम लोगों को पटना के अंदर में गांधी मैदान से लेकर के तो बुद्धा स्मृति पार्क तक, उसके अनुमति नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से, काफी मशक्कत के बाद अमृतलाल मीना साहब जो अभी चीफ सेक्रेटरी बिहार है, उन्होंने कहा कि मैं बैठा हूँ, आप रैली निकालिए। तो मैं बोला मैं वादा करता हूँ कि कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई गाली गलौच नहीं होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि हम शांतिपूर्ण लोग हैं और शांतिपूर्वक हम रैली निकालेंगे। तो हमने शांतिपूर्वक रैली निकाली। 550 ज्ञापन अलग अलग संस्थाओं के जो इकट्ठा किए थे, 45,000 हस्ताक्षर जो जमा किए थे, हम लोगों ने बुद्धा स्मृति पार्क के सामने इकट्ठा हुए। प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को ले जा करके बिहार सरकार के
जो चीफ सेक्रेटरी है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने ज्ञापन भी सौंपे और वो तमाम हस्ताक्षर भी सौंपे कि बौद्धों का स्थान है महाबोधि विहार बौद्धों को दे दिया जाए। इतना सारा करने के बाद भी सरकार ने हमारे बारे में ना मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। सैकड़ों हजारों ज्ञापन देने के बाद पूरे देश विदेश से हमने पिछले साल 26 नवंबर को अभियान चलाया कि एक ही दिन पूरे देश के लोग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे। तो पूरे देश से 26 नवंबर को 2024 को पूरे देश ने ज्ञापन भेजे मुख्यमंत्री के नाम। इतना करने के बाद भी सरकार कुछ नहीं किया। तो मजबूरन हम लोगों को माघ पूर्णिमा ये आने वाली पिछली जो 20 फरवरी है उस समय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ना सरकार बोल रही थी, ना कुछ हमको न्याय देने के बारे में तो मुंह नहीं खोल रही थी, इसलिए धरना बिठाया। उसके पहले 10 जनवरी से आप लोग रथ यात्रा भी किए थे पूरे बिहार में। हम लोगों ने दिसंबर में 27 दिसंबर को एक बैठक की थी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में। तमाम भंते लोगों को बुलाया जो बोधगया के आसपास के और भी जगह से भंते लोग आए थे, और उसमें निर्णय लिया कि हमको आगे आंदोलन तेज करना है। तो उसके लिए हमें बिहार में धम्म यात्रा करनी चाहिए। तो उसमें करुणाशील राहुल आए हुए थे। तो करुणाशील राहुल जो है धम्म भूमि चलाते हैं, तो उन्होंने मीटिंग के अंदर में अपना विचार रखा कि राजेंद्र पाल गौतम जो है उनके पास एक बना बनाया रथ है, उस रथ को मंगा लेंगे। तो निर्मल बौद्ध हमने उनको सेक्रेटरी बनाया, जो यहाँ कनपा पुल के है अरवल के पास के, तो उनको सेक्रेटरी बनाया। वो कहते थे कि एक गाड़ी खरीदते हैं और वो गाड़ी खरीद के यहाँ बिहार में घूमेगी, प्रचार होगा। तो लामा जी ने कहा उसका EMI ये क्या पैसा जो भरना है वो कौन भरेगा। तो पैसा भरने की जहां बात आई तो भाई लामा जी भरेंगे और गाड़ी यहाँ खरीदी जाएगी। तो करुणाशील राहुल ने कहा कि एक बना बनाया रथ है राजेंद्र पाल गौतम जी के पास, जो आप पार्टी के वहां पर सांसद विधायक रहे हुए हैं, तो वो रथ हम लोग मंगा लेते हैं। तो रथ मंगाया गया बिहार में, और वो रथ आने के बाद निर्मल बौद्ध के वहां पर उनके देखरेख में वो रथ जो है शुरू किया। लेकिन जब वो रथ के ऊपर में लोग जाने वाले भंते लोग और गांव-गांव घूमने लगे, आकाश लामा और ये जो है समता विचार मंच के चैनल के मंटू जी और यहाँ की टीम के लोग घूमने शुरू किए 1 महीना तक। तो 2-3-4 दिन ही नहीं हुए तो निर्मल बौद्ध से थोड़ी अनबन हो गई कि औरंगाबाद में हमने वहां लोगों को तैयार किया है, रथ वहां क्यों नहीं जा रहा है। तो वो आरजेडी के कार्यकर्ता है, निर्मल जी जो है वो आरजेडी लालू जी के पार्टी के कार्यकर्ता है। तो वो सोच रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता जहां जहां है तो उनके साथ साथ यहाँ प्रोग्राम बनाया जाए। और लामा जी चाह रहे थे कि ये एक पार्टी का नहीं है, हमारा काम जो है ये सभी के लिए है। तो इसलिए जहां जहां बुलावा हो रहा है, जहां जहां स्वागत और जहां तैयारी हो रही है, प्रचार हो रहा है, तो वहां रथ लेके जाएंगे। तो ये रथ को लेकर के अनबन हुई। तो अनबन होने के बाद में कई जगह में उन्होंने मेरे से भी बोला कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे वहां रात में गाड़ी नहीं गई, वो नहीं गया। तो वहां से क्या हुआ कि मतभेद पैदा हुए। आरजेडी के ही नेतृत्व में क्यों नहीं चल रहा है, ये रथ इधर उधर क्यों जा रहा है। फिर वो रथ गांव गांव घूमा है और लामा जी स्वयं उस रथ के ऊपर घूमे हैं। उस समय बहुत जोरों की सर्दी थी और मुझे ठंड में ये जोड़ों का दर्द होता है, इसलिए मैं वो रथ पे नहीं, पहले दिन केवल गया हूँ, यहाँ से गया और उसके बाद कमरे में रहा और वहीं से बैठ के काम करते रहा हूँ दरोगा राय पथ वाले हमारे गौतम बुद्ध विहार से। और लामा जी पूरा दौरा किए हैं, काफी लोग दौरा किए। हमारे दूल्हे भत्ते जो है सुशील पाल, सुनीत पाल और ये गांव-गांव में बहुत लोगों का प्रतिसाद मिला। हम बैठकर वीडियो देखते थे कि गांव में लोग जो है माला पहना रहे हैं, जगह जगह महाबोधि विहार मुक्त करो, वो बोधगया टेम्पल जो है BT एक्ट रद्द करो। तो गाँवों में जो लोग घूमे हैं और जितने भी हमारे धम्म बोधि वगैरह जो भलते लोग घूमे हैं, ये सारा काम देख करके हमको लगता था कि बिहार के गांव के लोग अब जाग रहे हैं। तो जगा करके तैयारी करके और ये धरना बिठाने के पहले ये सारा तैयारी किया और वो रथ जो है काफी खर्चीला पड़ा। एक तो उसको सर्विसिंग में बहुत खर्चा पड़ा, उसके टायर ट्यूब के चक्कर में खर्चा पड़ा, माने इतना खर्चा पड़ा कि उसमें हो सकता है गाड़ी जो है 4 व्हीलर एक खरीदवा जाए, ऐसे हुआ था। तो इसलिए वो रथ वापस पहुंचा दिया और यहाँ पर जो धरना बैठा तो हमारे पास आदमी भी, हमने जाकर के कुशीनगर में 10 नवंबर को अपने गुरुजी ज्ञानेश्वर भंते जी से कहा था कि आप आकर के आशीर्वाद दीजिएगा, अखंड पाठ करेंगे। और दूसरे हमारे
कुशीनगर के दूसरे भंते जो है महेंद्र है, उनसे कहा। जी जी वहां पर हमारे चश्मा बाबा भंते हैं, उनसे भी कहा कि बुद्ध गया में आइएगा, माघ पूर्णिमा के दिन महापरित्राण पाठ करेंगे और धरना बैठने वाला है। हमारे गुरु भाई दूसरे हमारे जो सारनाथ में रहते हैं चंदीमा भंते जी, उनसे भी कहा। हमको जिन पर भरोसा था उनसे कहा कि आप बुद्ध गया में आइए और ये धरने पर आकर के अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल हो रहा है उसका समर्थन कीजिए। जी जी डर के मारे कोई नहीं आया। बहुत से लोग तो धरना बिठाने के पहले ही रात में पुलिस ने आकर 11 बजे, रात में 12 बजे आके धमकाया कि धरना वरना नहीं लगेगा, वीआईपी मूवमेंट है यहाँ, आप लोग कुछ ये नहीं करोगे, अनुमति नहीं है इस तरह से। तो दूसरे दिन हम लोग पूरे थाना पर चले गए, यहाँ जितने 50-60 लोग थे सब जाके थाना में बैठे कि आपको धरना करने दीजिए। और आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है, माघ पूर्णिमा है, और माघ पूर्णिमा में तथागत बुद्ध ने संकल्प बोला था कि 3 महीने के बाद मेरा परिनिर्वाण होगा, तो इसलिए हमें धरना करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन के बाद साथ में काफी झगझग बातें हुई और उसके बाद बड़े मुश्किल से सांकेतिक धरने के लिए आकाश लामा जी जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, उन्होंने मना करके, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है जयप्रकाश उद्यान में, उसके लिए 3 बजे से 5 बजे धरना करने के लिए 30 लोगों की अनुमति मिली कि 30 लोगों को जाके वहां धरना कीजिए 3 बजे से 5 बजे तक। जी जी तो हम लोग गिनती से 30 लोग किए, तो देखा कि हमारे बिहार के साथी लोग क्या करेंगे, तो उनसे कहा कि तुम गोलंबर में बैठिए और हम जो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को टिकट लेकर के वहां जाना पड़ा बाबा साहब के स्टैचू के पास। तो हमारे बिहार के साथी बोले हमारे पास कहाँ का पैसा है, पैसा वैसा नहीं, हम जाए तो गोलंबर में बैठो, और हम वहां जाकर के धरना लगाए। जी जी तो भूख हड़ताल जो है 3 बजे से 5 बजे सांकेतिक माघ पूर्णिमा के दिन बाबा साहब के स्टैचू के पास में जयप्रकाश उद्यान में किया। जी जी और उसके बाद दूसरे दिन आकर के गोलंबर में बैठ के कंटिन्यू किया हमारा धरना। जी 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 तो आगे चल के कुछ ऐसी घटना घटी थी कि आप लोग को 27 तारीख को रात्रि के 12 बजे में उठा के कहीं दूसरी जगह गंदे कचड़े में रख दिया गया था, उसकी क्या घटना है, उसकी भी चर्चा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ठंडी के दिन थे जी, मच्छर वगैरह काफी काटते थे जी धरना बिठाने के पहले दिन से ही विरोध काफी था जी। कुछ लोग बोले रात में गोली चलेगी, हम्म। तो उस रात हम 3 बजे सुबह तक जागते रहे हाँ धरना बिठाने के दिन गोलंबर में। हमने बोला कि कौन आता है गोली चलाने वाला, हम तो मरने के लिए भत्ते बने हैं। जी, जी। हमने जब से चीवर पहना है तो इसको चीवर नहीं हम कफन मान के चलते हैं। जी जी तो धमकी देने वाले थे, डराने वाले थे, तो हमने कहा कि हम यहाँ बैठे हुए धरने पर, जी। आंधी आए तूफान आए गोलियां चले, हम हटने वालों में से नहीं है। तो सुबह 4 बजे तक हम जागते रहे जी जी और ये धरना फिर कंटिन्यू कर गया। जी जी कंटिन्यू कर गया तो हम वहाँ पर मच्छरदानी लगा करके वहाँ पे भी सोते जी। थे। और जब हमारे साथी लोग सब जो वहाँ पर धरने पर बैठते थे तो रात में हम देर रात तक के जागते थे और सब लोगों का देखभाल करने के बाद आकर के हम जीवक होटल में आके सोते थे। जी आकाश लामा जी, मैं, हम लोग वहाँ पर इसलिए थे कि भाई धरने पर बैठे हुए लोगों की देखभाल करनी है और हंगर स्ट्राइक पे हम नहीं जी। रहे। हम 2-3-4 दिन में इतना कमजोर हो गए, हम डायबिटीज के पेशेंट रहे 10 साल से। जी जी तो इसलिए हमने देखा कि हम हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते हैं, बैठेंगे लेकिन कम से कम थोड़ा लिक्विड डाइट लेके बैठेंगे। तो हम लिक्विड डाइट लेकर के बैठे, लेकिन हमारे जो साथी जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जी जी हमारे बनते जो है प्रज्ञावंश, नागधम्मा रक्षित, उसके बाद लालन मोदी, ये तमाम जो हंगर स्ट्राइक पे थे बहुत कठोरता से पालन कर रहे थे। जी। और हम जो है इनकी देखभाल भी कर रहे थे, धरना में भी बैठ रहे थे, जी जी आने वाले जाने वाले लोगों के साथ मेल मुलाकात भी कर रहे थे, मेल मुलाकात भी कर रहे थे। जी जी और साथ ही साथ आकाश लामा जी के साथ में जो भी आने वाले जाने वाले उनकी देखभाल भी कर रहे थे। जी तो ये धरना चलते रहा और जिस रात में धरना उठाया उस रात में हमको पहले से अंदेशा था जी जी कि कुछ लोग जो चिवर पहना करके, कुछ महिला जो भिक्षुनी बनाई हुई है, अभी भी बनी हुई है, जी जी तो उन लोगों को कुछ लोगों ने काम पे लगाया हुआ था। जी उनके व्यवहार से ऐसे लगता था कि वो हमारे निर्मल बौद्ध बार बार बोलते थे धरना तो यस्सी लोगों का है, जी जी यस्सी लोगों का है, ये धरने पर तो यस्सी लोग हैं। जी जी तो जानबूझ करके झूठ मूठ में यस्सी लोगों का है। तो एक वंदना नाम की जो यहाँ मोथा की, अरवल के पास की जो
जी जी महिला है। जी जी मैंने वहाँ मोथा में भी एक मीटिंग की हुई है। जी जब वो बाल नहीं कटाए थे तब गया हुआ था मैं, जी तो उस समय से जानता हूँ वहाँ उनको बुद्ध विहार बनाना है, वहाँ के लोगों को बुद्ध विहार बनाना है, उनको धन की आवश्यकता जी, है, जी। ये सब चीजें मैं जानता हूँ। तो निर्मल बौद्ध आने के बाद में मन मार के आते थे, ऐसे बैठते थे कोने साइड में, और बाद में क्या बोलते हैं, हमारा जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम चला, जी जी तो भूख हड़ताल का कार्यक्रम चला तो एक तरफ बैठते थे कोने में, जी जी कोने में बैठते थे और ठीक से बात भी नहीं करते थे। चेहरे से लग रहा था कि जैसे ये जो है मन मोहसोस के यहाँ आए हुए, जी जी माने आकाश लामा जी से उनका कुछ अपेक्षा था, जी वो अपेक्षा पूरा नहीं होने के कारण वो दुखी रहते होंगे। जी बाद में जब वहाँ से रात में उठाना था उस समय में, जी जी ये वंदना जो है वो नीचे नहीं बैठती थी भंते लोगों के बराबर में, जी। उसको लगता था कि हम ऊंचे हैं, हाँ हम ओबीसी है, जी। तो वो ऊपर में बैठती थी साइड में, हाँ। जो चबूतरा बना उसके ऊपर बैठती थी, जी जी और वो बलर बलर बोलती थी, बोलते बोलते बलर बलर हमको लगा कि इतनी बड़बड़ बड़बड़ क्यों कर रही है, जी जी तो उसके हाव भाव से लगा कि ये कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। जब रात में इन लोगों को सुला करके और हम आए, जी आने के बाद जैसे ही 12 बजे हमको फोन आया है सुनील पाल भंते का जी कि पुलिस आई हुई है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने स्पीकर ऑन करके रखा था, जी तो मैं अपने मोबाइल पे उसको पूरा रिकॉर्ड किया। जी जी जब तक के लोगों को उठा के ले गया तब तक के मेरे पास जो बातचीत होते रही सब मैंने रिकॉर्ड किया। आकाश लामा जी को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, उनका फोन आया। तो उस समय की जो भी घटनाएं हुई ठंड के दिनों में, भद्दे लोगों को उठा के ले गया। फिर हम सुबह यहाँ से पता लगाए, पता चला कि सुबह सुबह लोगों को ले जा करके मगध मेडिकल कॉलेज में ले जाके छोड़ दिया था। जी जी तो हम यहाँ से ऑटो में सब लोगों को उठा करके साथ में लेके गए। जाने के बाद देखा, बातचीत किए, वहीं पर दिन भर धरना चला। तो सुबेरे सुबेरे 3 लोग, एक तो भंते सुनीत रतन जो लखनऊ से आए थे, जी उनको रात में ही वो बता दिया था कि हमको उठा रहे हैं, ये है वो है, तो हम समझ गए कि सवेरे कौन कौन कैसे कैसे पहुंचे, हल्ला हंगामा हुआ काफी। तो और एक करुणाशील राहुल आए अपने साथियों के साथ, और वो दिन में जो धरना चला है मगध मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में, मगध मेडिकल कॉलेज के सिन्हा जी आकर के हाथ जोड़े कि भाई आप लोग चलिए अंदर, आप लोग का हम स्वागत करते हैं, आप लोग चलिए। हमने बोला स्वागत वागत मत कीजिए, हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे लोगों को रात में उठा के लाया, जांच करने के नाम पे लाया। हमने भंते लोगों से पूछा, हमारे जितने भंते ले गए थे तो कोई किसी के अंग पे क्या ये था, शॉल था, किसी का तो वो भी नहीं था, और सामान सुमान तो सारा वहीं पर पड़ा रह गया। तो काफी सामान उस समय चला गया, लोगों का पैसे चला गया, झोले चले गए। तो हम लोगों ने कहा कि हम सरकार के लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने बोला था उस समय कि सरकार के लोगों ने हमारे साथ इस तरह से अत्याचार किया, क्योंकि 27 तारीख को दिन में हम लोगों को यहाँ के एसडीएम साहब साथ में ले गए थे पटना बातचीत कराने के लिए। उसके 2 दिन पहले डीएम त्यागराजन जी से बैठक हुई थी हमारी, उन्होंने हमारा एक प्रोग्राम सेट किया था संयुक्त सचिव गृह विभाग के साथ। तो हम लोग गए थे वहाँ, बहुत अच्छा हमारी वार्ता हुई गृह सचिव के साथ में। उस समय हमारे साथ में क्या बोलते हैं, ये विनाचार्य भंते हमारे साथ में थे, यहाँ से उन्हीं के गाड़ी में हम बैठ के गए हुए थे पटना के लिए। जाने के बाद संयुक्त सचिव से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हमको 10-12 दिन दीजिए एक, और हमने वो जो ज्ञापन दिया था उसके बारे में बातें चीतें बहुत अच्छी हुई। लेकिन वहां से आने के बाद रात में जो है ना, एक धोखा हुआ, सारे लोगों को उठा के ले गए। हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से उठा के ले जाएंगे। तो वो उठा के ले जाने की वजह से जो सब सारे दुनिया में जो मैसेज फैला कि भंते लोगों को उठा करके ले गए और वहां ले जा करके वहां मुर्दा घर में जहां खराब जगह है ऐसे ले जाके डाल दिया, वो चर्चा फैली, भूख हड़ताल वालों को ले गया। तो वहां पर सिन्हा जी ने नारियल पानी हम लोगों को सबको पिलाया, और नारियल पानी पीने के बाद हम लोगों का जो भूख हड़ताल वाला मामला था वो वहां खत्म हो गया। और भूख हड़ताल का मामला खत्म होने के बाद वहां से हमको जगह दिलाई गई। आकाश लामा जी और कुछ लोग आए, उन्होंने जगह चिन्हित किया। तो 2 मुहान पे जो महाबोधि गेट है उसके बगल में जो जगह चिन्हित किया, वहां आकर के दरी बिछा करके हम लोग वहां बैठे। तो सुनीत रतन भंते, करुणाशील और ये आपके विनाचार्य, ये सामने में 3-4-5 लोग बैठे, और वही फोटोग्राफी हुई। और उसके बाद में वहां धरना शुरू हुआ। धरना शुरू होने के बाद में
धीरे धीरे बम्बू खरीदे गए, बम्बू का तंबू लगाया गया और ये लोग हम लोग धरने पे बैठे रहे और लोग जो है उधर चंदा करते रहे और चंदे के धंधे ने जो है आज गाँव इधर उधर हो रहा है कि धरना पर हम लोग बैठे रहे। आकाश लामा की मिसेज जो है समीना लामा और हमारी देखभाल करने का सारा काम और ये जो सब वहाँ लोग आने लगे और हम धरना पर बैठे रहे और जो कुछ दान आने लगा, पंडाल वंडाल बनने लगा तो बहुत से लोगों को जलन हो गई और इस धरने को बदनाम करने के लिए साजिशें हुई और उन साजिशों को लेकर के काफी उहापोह हुआ और बुद्ध पूर्णिमा के समय तक काफी कुछ हो हंगामा हुआ। मेन कार्यक्रम तो ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई, सम्राट अशोक की जयंती मनाई। सम्राट अशोक की जयंती मनाने के समय हम लोगों ने कहा था, हमारे वो बनते वीणाचार्य की जो चर्चा हो रही है ना, वीणाचार्य से बोला कि ये सम्राट अशोक की जयंती कार्यक्रम में यहाँ बैठी है, यहाँ पर बैठी है, हमारे लोगों के बीच में बैठी है। नहीं, नागपुर में प्रोग्राम है। तो विलास खराज साहब वो और इन्होंने नागपुर में बड़ा प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में उधर वो लोगों ने हमने धरना बिठाया है और अपने अकाउंट में पैसा खींचना शुरू कर दिया, बैंक अकाउंट में पैसा खींचना शुरू किया। हम धरने पे बैठे थे तो मुझे दुबई से फोन आया और भी कतर से फोन आया, महाराष्ट्रियन जो लोग बाहर देशों में रहते उनसे फोन आया कि हमने दान का पैसा भेजा हुआ है। मैंने दान का पैसा भेजा है, कहाँ भेजा हुआ है? तो वो अकाउंट नंबर दिया तो पता चला कि ये तो वीणाचार्य का अकाउंट है। यहाँ गया के आसपास लोगों ने पैसा भेजा तो हमने बोला किसको दिया, तो बोला ये अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर तो हमारा नहीं है। तो 1 मई को ये धरना स्थल पे जो हमारा जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लिए अकाउंट खोला गया था तो निर्मल बौद्ध आए, उसको लेके आए वंदना को, आके बैठे इधर लामा जी से बात किया। लामा जी को बोला कि लामा जी हमको सरकार के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस लोग हमारे घर में आके बैठे हुए हैं, हमको दबाव दे रहे हैं, धरना के खिलाफ लिखने के लिए बोल रहे हैं, हम क्या करें? लामा जी ने बोला आप अपने बुद्धि विवेक से सोचिए और देखिए आपको क्या उसमें ये है। नहीं, प्रशासन हमको बहुत दबाव दे रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो लामा जी ने मेरे पास भेजा तो मैंने उनको पंडाल में ले जाकर के निर्मल बौद्ध को बोला कि भाई तुमको सेक्रेटरी हमने इसलिए बनाया था कि तुम एक तो बिहार के हो, दूसरा ऐसे कि आपके चाचा जो थे डॉक्टर तारकेश्वर यादव, उन्होंने मुझे 1993 में जब यहाँ बिहार में आया तो 93-94 में मैं तुम लोगों के गांव एरिया में घूमा तो मुझे 10 दिन तक के कमांडर जीप जो लेके आया था उसको सिखाया। तो तुम्हारा चाचा जो था बुद्धिस्ट था, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रचार में और आप भी बचपने में बनते रहे हो, मैंने आपको देखा है, इसलिए आपको सेक्रेटरी बनाएंगे तो यहाँ पर बुद्ध धम्मा का मूवमेंट मजबूत होगा, इसलिए हमने आपको सेक्रेटरी बनाया। लेकिन आपका रवैया जो है, अभी बोल रहे हैं कि धरने के खिलाफ लिख के देंगे तो मेरे कुछ मामले ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो मैं बोला आपके पास बुद्धि विवेक है, आपको जो करना है करो, हम तो धरने पे मरने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गोलियां चले, चाहे जमीन फट जाए, हम तो बैठे हम कहीं जाने वाले नहीं है। तुमको अच्छा लगता है तो धरना उठाने के लिए क्या करना है कर दो। तो उन्होंने धरने के खिलाफ में लिख के दिया, जिसकी वजह से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का खाता बंद हो गया और आकाश लामा का व्यक्तिगत खाता था वो भी बंद करा दिया। तो हमारे पास पैसे की किल्लत हो गई, फिर आवक जावक जो रुपया पैसा था बहुत मुश्किल हो गया। तो हमारा जो शिष्य है गुजरात का, वो 1,61,000 कैश लेके आया हुआ था, जो यहाँ से पटना के लिए जो रैली जानी थी, उस पटना के रैली के लिए जो हमने 3-4 गाड़ियां बुक की थी 50-50 हजार पे। हमारी 1-2 उपासिकाएं जो यहाँ धरने पर बैठी थी, उन लोगों ने बोला चिंता नहीं, हम गहने बेचेंगे लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा। तो उस समय में वो पटना में रैली ले गए और वो रैली को वापस लेके आए। जिन लोगों ने रैली की पटना ले जाने की तैयारी करने के बारे में जो प्लान लेके आए थे कि 2000 बनते यहाँ से पटना जाएंगे, पद यात्रा करते जाएंगे, तो जो सपने दिखाए थे बड़े बड़े, तो हमने कहा था कि धरना भी बिठाने के लिए सरकार ने जगह दी है, ना कि यहाँ से दूसरे जिले में लोगों को ले जाने के लिए। मैं धरने पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से कोई रैली वैली में जाने वाला नहीं हूँ। तो विरोध वहीं से शुरू हुआ। बोला कि अपना निर्णय कैसे देते? हाँ, निर्णय यहाँ दूंगा क्यों कि मैं धरने पे बैठा हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं बैठा हूँ। बोले अपना विचार नहीं मेरे पास, मैं धरना के लिए प्रतिज्ञा करके बैठा हूँ, तो मेरा बैठना काम है, रैली लेके जाना मेरा काम नहीं है। तो वहीं से झमेला शुरू हुआ।
अच्छा बिना ऐसे एक हमारे दर्शक बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक वीडियो पर कुछ लोग हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि बिना चार्ज को धारणा स्थल से जेल भेजा गया, इस तरीके के लोग कमेंट करते हैं। उस बात पर आपको क्या कहना है? आखिर बिना चार्ज जी कैसे जेल में गए, उस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये बात जो है बीच बीच में वो आकर के कभी बैठ करके लाकत लामा जी जो है सभी को बोलते थे आओ बैठो, बगल में बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, शाम के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो बैठ करके जो बयानबाजी होती थी, ये लोग वीडियो बनाने की इनके साथ में टीम थी जो सोशल मीडिया IT सेल का इनके साथ में काम करने वाले काफी प्रशिक्षित लोग थे। ये तुरंत वीडियो बनाते थे और यात्रा दिल्ली से निकालेंगे, वहां से निकालेंगे, यहाँ से यात्रा चलेगी बुद्ध गया में। फिर ये लोगों ने एक बखेड़ा उधर चलाया, बुद्ध जयंती 12 मई को 12 लाख, 12 मई को 12 लाख, 12 लाख आए थे लोग क्या? नहीं, अब प्रचार चलाया और सारा पैसा खींचने का काम किया जिधर उधर। और जो महाराष्ट्र में जहां जहां घूमे थे, बम्बई में जहां जहां धरने प्रदर्शन लगे थे, वहां लोग बड़े भावुक होकर के इनके बातों को सुन करके बुद्ध गया की आजादी के नाम पे जो भी पैसा आया इन लोगों ने खींचते रहे। झंझट जो खड़ा हुआ जब लोग यहाँ आए और पैसा जो है दान का पैसा कहाँ गया, तो तब से मामला खड़ा हुआ कि बिना चारे ने तो यहाँ पैसा 1 रुपया भी धरने पर नहीं दिया। हमने कहा कि रसीदें दी जाए, जिन जिन लोगों ने पैसा लिया है वो रसीदें दी जाए। तो महाराष्ट्र में बहुत से भंते लोगों ने भी पैसा लिया धरने के नाम पे, बहुत से भिक्षुनियों ने भी पैसा लिया धरने के नाम पे, धरना पे बैठे वाले लोगों ने भी धरने के नाम पे पैसा लिया। जब ये सारे मामले पकड़ में आने लगे तो रसीदों का मामला आया, तो तब जाके गालियां देने शुरू हो गई हमारे खिलाफ। ये आकाश लामा चोर है, प्रज्ञाशील चोर है। एक दिन मैंने कुछ लोगों से सुना, हमारे पुराने लोगों से सुना कि धरना पर जो है सामान दे दो, पैसा मत दे दो, पैसा इधर धम्म भूमि को दे दो। तो तब देखा कि धम्म भूमि के नाम से जो लोग बिठाए हुए हैं, जो सामने बनाए यहाँ ला करके बिठाए वाले लोग हैं, और ये पैसा इधर कर रहे हैं और आकाश लामा को पैसा मत दो, ये धरने पर पैसा मत दो। ये सारी बातें जब मैंने सुनी तो सुनने के बाद में समझ में आया कि बहुत माने यहाँ पर छल प्रपंच हो रहा है और तोड़फोड़ हो रही है। तो इसलिए एक न्यूज बनाया कि धरना पर जो भी लोग खाना बना रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, जो शुरू से धरना से सेवा में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के नाम और नंबर जारी किए कि भाई आप लोगों को अगर धरना से संबंधित कोई भी शिकायत है तो इन लोगों से संपर्क कीजिए। आपको किसी को दान देना है, धरना के मदद करनी है, तो आप लोग इस तरह से मदद करें, ये नंबर दिए हैं। तो उस नंबरों को लेकर के झगड़ा हो गया। तो प्रभुशील राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगे, आपने इन लोगों के नाम जारी किए, उनके नंबर डाले हैं, क्या हम इस धरने के हिस्सा नहीं है? अरे भाई, आप लोगों के पास IT सेल है, आपके पास में बड़े बड़े कैमरे वाले लोग हैं, आप लोग ऑलरेडी अपना अभियान चला रहे हैं, और हमारे पास में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों ने नंबर जारी किए जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, और जो लगातार 2-2.5 महीने से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उनके नंबर डाले हुए हैं। नहीं, तुम लोगों ने इनके नंबर डाले हुए लोगों से पैसा खाने के लिए किया है, ये कंपनी बना रखी है। इस तरह के मामले हो चुके, और शुरू में ही एक मीटिंग बनाओ, कमेटी बनाओ। कमेटी क्यों नहीं बनाई? तो एक ऑफिस बनाया हुआ था ऐसे, उसमें आकाश लामा जी को बोले, कमेटी कहाँ है तुम्हारी, अकेले तुम चला रहे हो, और यहाँ पर कोई हगने की व्यवस्था नहीं है, मूतने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोटियां नहीं मिल रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, किचन ढंग का नहीं है। काफी चिल्ला चिल्ली हो रही, यहाँ तक कि वो बिना चारे मेरे पर हाथ उठाया, ऐसे गाली दिया, चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, तमीज में रहो, तुम सामने रहो। अभी हम 29-30 साल जो है भिक्षुक बने हैं, और 32 साल हम जीवन है हमारा, इस तरह से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये लोगों ने उस समय इस तरह से ऊंची आवाज और झगड़ा हुआ कि बाजू से हमारे जो साथी है उन लोगों को ऊंची आवाज सुनाई आई, तो डंडे वंडे लेकर के दौड़ के आए और वो पर्दा वगैरह खोला। तो इस तरह का माहौल पहले 1 महीना पहले हो चुका था कि कमेटी कहाँ है, पैसा दिखाओ, हिसाब दिखाओ। ऐसे जोर जोर से लामा जी पर बोल रहे हैं, हिसाब दिखाओ, कमेटी कहाँ है। हाँ, तो चिल्ला चिल्ली किया था कि भाई हमारे पास कमेटी है, हमारे लोग दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की कमेटी है, उनको आने दो, हिसाब तुमको क्यों दिखाएंगे, तुम अभी आए और हिसाब मांग रहे हो। तो ये मामले जो हिसाब और ये कमेटी को लेकर के जो झगड़े हुए, तो ये 1 महीना तक के हम टॉर्चर और बर्दाश्त का काफी परेशानियां झेलते रहे।
बुद्ध पूर्णिमा के समय तक के 2-3 दिन पहले भी धरना उड़ गया है, धरना भाग गया है, लामा बिक गया है, प्रज्ञाशील बिक गया है, करोड़ों रुपया खा गए हैं। इस तरह की जो चिल्ला चिल्ली करके इन्होंने जो वीडियो बना करके और हमारे लांछना लगाकर जो बदनाम करने का काम किया, अंत में हमें मजबूर होकर के पुलिस फोर्स आया हुआ है। ये लोग झगड़े मारने के लिए आए, 50 संख्या में लोग रात में 11:30 बजे मारने के लिए आए, झगड़ा करने आए। तो उस समय ये लोगों ने जोर जोर से चिल्लाया, धरना भी गया है, ये हो गया है, वीडियो बना के भाग गए। हम लोग बड़े बर्दाश्त कर रहे थे कि बुद्ध पूर्णिमा होने वाली है, हमारे चारों ओर से लोग आएंगे। इन्होंने अफवाह फैला दी, हवाई जहाज बंद है, ट्रेनें बंद कर दी गई है। हम लोगों से पूछ रहे लोग फोन करके कि क्या भंते जी ट्रेनें बंद कर दी है, हवाई जहाज बंद कर दिए? अरे बोला, ये मूर्ख लोगों, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अरे बुद्ध पूर्णिमा पे ये कुंभ मेला में सरकार गाड़ियां चलाती है, लोगों को बुलाती है, तो हमारे देश की सरकार क्या ट्रेनें बंद करेगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी? अरे दुनिया के बहुत लोग ठुकेंगे सरकार के ऊपर में अगर ट्रेनें बंद होती है, हवाई जहाज बंद होती है। ये बदमाश लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हवाई जहाज बंद है, ट्रेनें बंद है और बंद कर दी गई है, अफवाह फैला रहे। इन्होंने जो पैसा खाए वाले लोग जो है ये जानबूझ करके अफवाह फैला रहे हैं। तो अफवाह फैलाने वाले लोगों ने लोगों को गुमराह किया और आकर के बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो हवालंग किया, उस समय में हमारा समय 10 बजे का निर्धारित था गवर्नर के साथ मीटिंग वाला। तो गवर्नर के साथ मीटिंग के लिए हम ऑलरेडी जाकर 3-4 लोग हम गए हुए थे और धरने पर ये लोग जुलूस लेके आए, हमलावर के जैसे आए, बाउंसर लेके आए, विलास खरात और इनके साथ में बाउंसर माने लड़ाकू लोग लेके आए। अरे धरना पर कोई भी जाता है तो इस तरह से जाता है आक्रामकों के, ये तो धरने पर कब्जा करने के उद्देश्य के। समता सैनिक दल के जवान उस समय सारे वर्दी में जो थे, इनके साथ हाथापाई हुई, उनको खींच तान करके घुसने की कोशिश की। और चंद्र कीर्ति भंते जो चैंटिंग कर रहे थे, हमारे साथी धरना प्रभारी जो है सुमित पाल वगैरह सारे बैठे हुए थे, तो उनके हाथ से माइक छीनने वाले बाद में हमने वीडियो वगैरह देखे। बाद में हमको पता चला कि ये गवर्नर जो है वो महाबोधि विहार में वो शिवलिंगम का पूजा उजा वाला मामला बाद में वायरल हुआ, क्योंकि गौतम रतन नाम के जो बम्बई के बंदे हैं जिन्होंने बम्बई में धरना लगाया था, उन्होंने ये वीडियो वायरल किया, मैसेज डाला, पुलिस स्टेशन गए, वो पुलिस स्टेशन की कॉपी लगाई, तब हमको पता चला कि महाबोधि विहार में इस तरह का मामला हुआ। और हमारी जिम्मेवारी थी, 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा धरना चल रहा था महाबोधि विहार से, जो धरने के लिए जगह दी गई थी, और धरना शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के बारे में जो हमारा सरकार के साथ कमिटमेंट था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना चलाएंगे। तो हमारी जिम्मेवारी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी थी कि धरना के सीमा में हमारे अंदर जो भी आया उसका स्वागत करेंगे। हम धरना छोड़ के कहीं दूसरे जगह ना सभा करेंगे ना मीटिंग करेंगे। यहाँ 2-3 मीटिंगें हुई, ऑल इंडिया भिक्षु संघ में भी बैठक हुई, और उसमें भी भंते प्रज्ञाशील को बुलाने के लिए बड़े बड़े भंते लोगों ने भी वहां व्यवस्था की और बुलाया भी। मैंने कहा मैं धरना स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिनको भी आना है ये धरना स्थान पे आओ, मैं स्वागत करूंगा। कोई भी गिले शिकवे पुराने हैं उनको सब छोड़ करके मैं स्वागत करूंगा, नमस्कार करूंगा, आइए धरना स्थान पे, सभी का स्वागत है। तो हमने धरना स्थान पर बैठने का जो काम किया, तो इसलिए उधर क्या डोंगेश्वरी पहाड़ के ऊपर मारपीट कर रहे हैं, वो हमारा मामला नहीं था, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के स्क्रिप्ट लिखी गई कि डोंगेश्वरी पे दंगा कराया जाए, यहाँ हिंदू बौद्धों का दंगा बनाया जाए। ये धरना को बदनाम करने के लिए शुरू के दिन से ही जो उठाने के लिए काम किए गए, बहुत सी संस्थाएं जो कट्टरपंथी जो है ब्राह्मणों की संस्थाएं, विशेषतः आरएसएस जो है नागपुर के अंदर में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। उसमें कौन कौन शामिल था वो बाद में दंगा फसाद होने के बाद हमको, वो लोग हमारे साथ में जो शुरू में थे वो अभी तक मुंह नहीं दिखाए और वही लोग उसमें आगे चल रहे थे। हमने देखा, चिन्हित किया कि कौन कौन इस तरह से किया हुआ है। और ये स्क्रिप्ट बनाने के पहले यवतमाल में भाजपा सदस्यता अभियान, वहां पर विनाचार्य जाके 3 लाख रुपया लिया, फोटो मौजूद है, आदमी है, वीडियो है, ये 3 लाख वहां से उठाया। दूसरा, लाखनी नाम का भंडारा जिला का अभी यहाँ लोग आए थे 2 दिन पहले, वो इसलिए आए थे कि हमने 50,000 रुपया दिया धरना के लिए। तो यहाँ पर वो मनोज बौद्ध है, वो मनोज बौद्ध तो शुरू से धरने पर यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने बोला लाखनी का तो हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, ना मुजबी का आया, ना कहीं का आया, तो फिर भाई फोटो भेजिए। तो वहां से फोटो भेजे तो मीनाचार्य 50,000 का वो जो है
लिफाफा लेके उसके सारे फोटो यहाँ आए अभी। तो ये लोगों ने जो पैसा लिया जगह जगह, तो लोग बेचारे वो पैसा दान दिया और उनको लगा कि हमने धरने पे पैसा भेजा है, तो ये धरने का पैसा ये लोगों ने जो दबा लिया। जो लोग बार बार बोलते ना वीणाचार्य को जेल से निकालो, वही आंदोलन चला रहे थे, वही धरना बिठाए हुए थे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने धरना बिठाया माघ पूर्णिमा से, और ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की चर्चा पूरे देश भर से इन्होंने गायब कर दी। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो धरना बिठाया उसकी चर्चा देश भर से गायब कर दी। और यहाँ पर जो हर्ष बोधी है, ये हर्ष बोधी कई सालों से जो ये बैठ करके बीटीएमसी के लोगों के साथ बैठ करके यहाँ प्रोग्राम करता है, और उसके बाद में नितिन गडकरी को बुलाकर प्रोग्राम किया। ये वहां जाकर के अपने फडणवीस साहब के घर में जाके प्रोग्राम में शामिल रहा, आरएसएस वालों के साथ घूमते रहा। उसी को फिर ये वामन मेश्राम साहब ने क्या किया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क का अध्यक्ष बना दिया। चारों तरफ से गालियां पड़ने लगी। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की स्थापना जो की गई थी यहाँ बुद्ध गया का त्रिरत्ना में 2019 में उसका ये हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मैं मुख्य वक्ता के तौर पे मेरे को बुलाया था, पूर्व सेक्रेटरी के तौर पे, और अध्यक्षता करनी थी विलास खरात ने। लेकिन रातों रात बैनर बदल करके वामन मेश्राम साहब अध्यक्षता करेंगे वाला अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो ये मामले जो थे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, बामसेब का जो नेटवर्क, इन लोगों ने देखा कि ये हर्ष बोधी इधर आया, इधर उल्टा कर रहा है, तो धरने के खिलाफ में ये लोगों ने साजिश करके स्क्रिप्ट बनाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास गए, इनके लोग जो है बोधगया महंत के पास गए, बोधगया महंत के साथ में फोटो खिंचाए। बहुत से लोगों के फोटो है हमारे पास, 2-3 बनते के फोटो भी मिले बोधगया महंत के साथ में, जो अभी विवेकानंद गिरी जो है उनके साथ। फिर ये धरना उठाने के लिए क्या क्या साजिशें हुई वो सारा अभी स्क्रिप्ट ओपन हो गई कि ये लोगों ने, कट्टरपंथियों ने, जो आरएसएस वाले हैं उन्होंने, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार वो यहाँ 3 दिन तक के अपना प्रोग्राम चलाए उन्होंने। वो चीवर दान के नाम पे भद्दे लोगों को इकट्ठा करके और उनको दानवान बांटा है। और धरने के खिलाफ हमारे जो है लोगों को तैयार करने के लिए कि धरना यहाँ से भाग जाए, उड़ जाए, इसके लिए सारा काम किया है। हमारे पास जो पत्रकार आते थे, कोई 15 दिन रहा, कोई 1 महीना रहा, धरना कवर किया हमारे साथ, खाया रहा बढ़िया से। और बाद में जहाँ वो बोधगया मठ में गया, वापस आने के बाद हम पर ही भौंकने लग गए। वहां मोटी रकम मिली होगी। तो ये धरने के खिलाफ में 10-10 हजार रुपया एक दिन में दिया है, बोलते हैं हमारे खिलाफ में भौंकने के लिए। तो इसलिए मीडिया ने, बहुजन मीडिया के नाम पर बहुत से लोगों ने हमारे लोगों को बदनाम करना शुरू किया। हमारे भद्दे लोग हैं, इन पे आरोप लगे कि रुपया लेके बैठे हुए धरने पर, ये इनका रोज दिहाड़ी मिलता है। ये 2-3 लोगों को पत्रकार बना के बिठाया हुआ है, वो दिहाड़ी पे बैठे हुए हैं। ये झूठे लांछना लगा करके, और सारा पैसा आकाश लामा की बीबी जो है झोले में भर लेती है, और वो सारे डोनेशन जमा कर लेते हैं। और हम लोग वहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन गए कि वहाँ दंगा हो गया है, वहाँ चलो। अरे भाई, जिम्मेवारी हम धरने पर बैठे हुए हैं, वहाँ से उठ के जाने के लिए नहीं है। हमारा काम जो है हमारे धरना संभालना है। जो हजारों लोग वहाँ बैठे हुए उसको था, ना कि वहाँ बोधगया टेम्पल कमेटी में जाके और वहाँ FIR करे या झगड़ा करे, वो हमारा काम नहीं था। ये लोगों को जो 12 लाख बोल के लेके आए थे, उनका काम था। इसलिए उन्होंने 12 लाख के चक्कर में लाया, हंगामा किया, उसमें सफल नहीं हुए। और बाद में क्या हुआ कि उधर झगड़ा लड़ाई हुआ, हाथापाई हुआ। तो हाथापाई में पुलिस फोर्स वगैरह जो उनके साथ जो भी हुआ, वो भागे आकर के शाम के समय में धरने की जगह बुद्ध मूर्ति के पीछे जाके छुप गए। जब पुलिस के SHO यहाँ मनोज कुमार ने उनको, लामा जी को बोला, लामा जी ये धरना वरना बंद करो, खत्म करो तुम्हारा ऐसा। तो तब उन्होंने पूछा क्या बात है, तो बोला वो वहां मारपीट और दंगा करा करके 400-450 लोग लाठी लेके बैठे हुए हिंदू संगठन वाले, तुम लोगों ने तो यहाँ दंगा करा दिया। कौन दंगा करा दिए? थाना प्रभारी बोल रहे थे कि तुम्हारे धरने की वजह से दंगा हो गया। अच्छा, लेकिन किसकी वजह से हुआ था? ऐसे वीणाचार्य और इनकी जो कंपनी टोली थी, ये टोली लोग जाकर के वहाँ पहाड़ पे भी, डूंगेश्वरी पहाड़ पे मारपीट झगड़े हुए। तो पुलिस का कहना था कि ये लोगों ने धरने पर खाया था, देखो इनके फुटेज सारे हमारे पास है। यही लोग जाके वहाँ झगड़ा किए, वही लोग वहाँ पर भी गए। और तुम्हारे धरने पर जो शुरू में लोग थे, वही लोग इसके अंदर में हल्ला मचा रहे हैं और माइक लेकर के जोर जोर से चिल्ला रही है लड़कियां जो है, और ये सारा दंगा फसाद और ये नारेबाजी जो की, तो लगता है कि तुम मिले हुए हैं।
जी जी तो हम लोगों के साथ में ऐसे होता, लामा जी ने बोला कि ठीक है, वो तो वहां से विनाचार्य को ले गया, बोला कपड़े उतार के थोड़ा सा उसके अंदर कूलर के नीचे सो जाओ, हम तुमको बचा लेंगे, अगर तुम यहाँ रहना चाहते ठीक, नहीं तो अब चुपके से यहाँ से निकल जाओ, लेकिन पटना वटना दूर निकल जाओ, ऐसे भी उनको सलाह दिया। लेकिन ये वो माना नहीं, बताया था कि हम आपको बचा लेंगे, धरने पे रहो, या धरने पे कोई अरेस्ट नहीं करेगा। पूरा पुलिस फोर्स चारों तरफ से घेराबंदी करने लगा और आधार कार्ड जांचने लगा। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि हमको भी जब निकलना था वहां से, यहाँ रात सोने के आने के लिए, तो मेरा भी फोटो लिया है, आधार कार्ड लिया है, जांच किया, तब जाके मेरे को निकलने दिया है। तो ये रात में वहां से खिसक गया, जल्दी खिसक जाने के बाद जहाँ होटल में रुका था, तो हमको खबर मिली कि होटल वाले मालिक ने पुलिस को बुला करके बोल दिया, पुलिस ने आके आपके जान को खतरा है बोल के गाड़ी में बिठा के, क्योंकि ये धाकड़ टीवी वाले से मालूम हुआ कि भी तुम्हारे जान को खतरा है बोल के उसको उठा के पुलिस लेके चली गई। और बाद में फिर वो वीडियो डाल करके, अरे 2 बजे रात से गायब है, कहाँ ले गया, वो बार बार मैसेज डालते थे, कहाँ ले गया, कहाँ ले गया। तो इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे चारों ओर खबरें जो फैलाई, और अभी भी फैलाई जाती है कि वीनाचार्य जी छूट गए, वीनाचार्य जी छूट गए। अब लोग पूछते हैं वीनाचार्य जी, अरे भाई वीनाचार्य पूरे देश में मशहूर किया, लेकिन हम धरने पर जो बनते लोग बैठे हैं, इतने दिनों से बैठे हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बोधगया टेम्पल एक्ट जो खत्म कराने के लिए हम बैठे, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ 132 दिन हो गया, जिसकी हम माने जिसके लिए धरना दे रहे हैं, हम लोग भी तो कैद में ही बैठे हुए, हमें अपने आप को कैद किए हुए हैं। हम कहीं घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम कहीं जाकर के बैठ जाए तो पुलिस प्रशासन उठा के ले जाएगा कि तुमने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आप धरने पे आपको बैठने के लिए बोला है कि इधर उधर जाकर के नारे लगाने के लिए। तो हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, धरना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और जो धरना को वहां से उठाया गया तो वो आदमी नोटिस लेके आया, वो जो जमीन वाला मालिक जो आया, उसको कहां से संगठनों ने खोज खाज के लाया, और उन्होंने जोर जबरदस्ती से हमको बोला कि तुम लोग जब जगह खाली करो। पहले तो 9 तारीख को धमकाया था, काफी लोग आए थे। तो उस समय उनसे कहा कि अभी 2 दिन और रुक जाइए, बुद्ध जयंती हो जाने दीजिए, बाद में हम आपका जगह खाली कर देंगे। तो धरना उठाने के लिए कई प्रकार के प्रेशर लाए गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रेशर लाया गया, और उस समय प्रशासन के लोगों ने बोला कि देश पर इतना बड़ा संकट आया और तुमको धरने की पड़ी हुई है, और तुम धरने के लिए कर रहे हैं, ये धरने को स्थगित करो, पीछे लो, बाद में फिर देश के हालात शुरू हो जाएंगे तो फिर बढ़ जाना। तो देश पहले है। तो बात आई कि भाई देश पहले, हम भी वही बाबा साहब ने कहा था कि हम पहले भारतीय है और अंत में भी भारतीय है। हमको हिंदू मुसलमान और ये कोई लेन देन नहीं है, हम पहले भारतीय है और आखिरी भी भारतीय है। हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। क्यों कि जहां उन्होंने कहा कि महबूदी विहार पे 2 बार अटैक हो गए हैं, वहां पर बम पड़े हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर बहुत बड़ा मिलिट्री का कैंटोनमेंट है, कोई आतंकवादी आपके तंबू में घुस जाएगा और कोई ब्लास्ट कर देगा, कौन जिम्मेवारी लेगा। ये लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया। अब मीटिंग में चर्चा कौन कौन कर रहा है, उसमें आकाश लामा, मैं और हमारे 2-3 बनते जो सामने थे, उन्हीं के साथ जो वार्ता हुई। ये बाकी लोग तो बाहर में जो है बतंगड़ बात का बता के धरना बिक गया, बेच दिया। अरे बेचा तो किसको बेचा, कौन खरीदार है बताओ, खरीदार लाओ, उसको हम इनाम देते। मैंने बोला था एक बार में कि 1 करोड़ का इनाम देते हैं कि हमने धरना किसको बेचा, लेके आओ। अब लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ कहाँ से लाओगे। अरे 1 करोड़, हमारा समाज इतना बड़ा है, करोड़ों करोड़ों का समाज है, 1-1 रुपया भी देगा तो करोड़ों रुपया खड़ा कर देंगे। तो इसलिए हमारी जनता जो है, बाबा साहब की जनता जो है, फुले शाहू अम्बेडकर के मानने वाले लोग जो इस देश के अंदर में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए लोग हैं। और ये बोधगया टेम्पल एक्ट जो है, ये गया जिले में लागू नहीं है। अगर ये गया जिले में लागू होता तो हमको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। क्यों? गया जिले का जिलाधिकारी है, वो बोधगया टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष बनता है, और वो हिंदू होना जरूरी है। हिंदू शब्द भला ही 2013 में हटा दिया, लेकिन विष्णु पद का भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो गया जिले में मुस्लिम जिलाधिकारी नहीं बन सकता है, सिख नहीं बन सकता है, लिंगायत नहीं बन सकता है, जैन नहीं बन सकता है, पारसी नहीं बन सकता है। तो ये भारत का संविधान यहाँ का गया जिले में क्यों लागू नहीं है? तो भारतीय संविधान जब सबको अधिकार देता है, माइनॉरिटीज के सारे अधिकार देता है, तो यहाँ बोधगया में माइनॉरिटी को, हम बुद्धिस्ट लोगों का साथ में भेदभाव क्यों? 75 साल आजादी को हो गया, लेकिन बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथ में नहीं है, बौद्धों का मैनेजमेंट नहीं है।
तो बौद्धों का मैनेजमेंट हो तो ये बोध गया टेम्पल एक्ट काला कानून बिना निरस्त हुए बौद्धों का यहाँ व्यवस्थापन नहीं बन सकता। इसी के लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। एक ही बनते जी जिस तरीके से क्वेश्चन बहुत पहले किए थे, लेकिन बहुत लंबे में आपने जानकारी दिया उस क्वेश्चन के बारे में कि हम क्वेश्चन आपसे किए थे कि बिना चार्जी को जेल आप लोग धारणा स्थल से केस किए थे, उसके बदौलत जेल गए हैं या किसी दूसरे के केस में जेल गए हैं, इस बात को कंफर्म कीजिए हमारे दर्शकों को। मार्केट के अंदर में जो दंगा फसाद हुआ, कोई गुप्ता व्यक्ति ने केस किया, उसने बोला कि मेरे पर जानलेवा हमला किया है। उसने जो एफआईआर की कॉपी हम लोगों ने देखी है उधर से उठाया उधर ही ले गया। ये तो धरना स्थान पे क्या हुआ, ये आकर के रात में जो हंगामा किया, जानलेवा हमला जैसे जो किया 11:30 बजे, तो हमारे सुशील पाल सो रहे थे, उनको धमकाया इसलिए सुशील पाल भंते ने लिखा कि मेरे को जान मारने की धमकी दिया है, इसलिए सुशील पाल भंते ने लिखा। और सुनीत पाल भंते ने धरना प्रभारी होने के नाते लिखा कि हमारे धरना से इतना चीवर उठा के ले गया, 180 चीवर लिया। वो तो करुणाशील राहुल पर तो करुणाशील राहुल के बारे में लिखी वाली जो स्क्रिप्ट मैंने जो आवेदन लिखा उस समय में वहाँ मौजूद था, और उसी में एक महाराष्ट्रियन भंते ने कहीं से फोटो खींचा छुप करके और वो वायरल किया। नागपुर का एक खौसे पत्रकार है, वो जाकर के उसका वीडियो बनाया और उसने मास्टरमाइंड, धरना का मास्टरमाइंड, ये बीनाचार्य को जेल में भिजवाने का मास्टरमाइंड बोल के झूठा मामला वो लगाया। और वो खौसे जो है वो मठ में गया था, मठ में वहां से वापस आया तो उसका चेहरा हाव बदल गए। हमने समझ लिया, देख लिया कि आरएसएस वालों ने इसको काम पे लगाया, इसलिए वो आकर हम पर भौंक रहा है। और अभी भी भौंकने का काम उन्होंने वहां दिल्ली गए, जहां तहां गए और हमारे धरने के खिलाफ में लिखते रहे। और चुपके से यहाँ बीच में 1-2 लोग आए और किचन में घुस के देखा यहाँ कोई धरना नहीं है, ये लोग सुबह शाम वंदना करते हैं और झूठे 4 दीवार में बैठे हैं। इस तरह से झूठे मैसेज बना करके वीडियो बना के डाले हुए हैं। हम चाहते थे इन पे भी केस कर सकते थे, लेकिन हमको किसी के उसका उत्तर देना नहीं है, किसी पर केस करना नहीं है, क्योंकि बौद्धों के बहुत से गुमराह लोग हैं, अम्बेडकराइट बहुत से गुमराह लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के गुमराह लोग हैं। इनसे हमको उलझना नहीं है, क्योंकि इनमें हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। हमारा मेन मकसद है बोध गया टेम्पल एक्ट, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए हम बैठे हुए हैं। इसलिए जो जितना भी अभियान हमारा चल रहा है, आकाश लामा जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी जो घूम रहे हैं चारों तरफ में, उनका भी कहना है कि हम सोशल मीडिया की खबरें देखते नहीं है और तुम कितना लांछना लगाओ, तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारी जितनी बुद्धि है उतना करो। हमारा मेन मकसद है बोध गया टेम्पल एक्ट निरस्त कराना, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। और हमारे तमाम जितने भी साथी बनते बैठे हैं, ये सब एक ही मकसद है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त हो और भारत का संविधान लागू हो। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सभी जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकार लिखे हुए। तो हम बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो है, बुद्धिस्ट लोग भारत में भले माइनॉरिटी, लेकिन बौद्ध देशों में सारे बहुसंख्यक है। और बौद्धों पर जो अत्याचार हो रहा है कि स्थान बौद्धों का है, मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। इसलिए जो लूट हो रही है, दुनिया के बौद्धों का दान आ रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अंधा पीस रहा है और कुत्ते खा रहे हैं। अंधा पीस रहा है और कुत्ते खा रहे हैं। इस अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली स्थिति को बदलने के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो पर कि भांते होने के नाते, श्रमेर होने के नाते यहाँ से लोगों ने बिना चार्ज को छुड़ाने की कोशिश नहीं की है। इस बात पर क्या कहना, आप लोग कोशिश किए या नहीं किए? ऐसे है, ये जो जितने भी लांछन लगा रहे, कमेंट करने वाले झूठे लोगों को ये मालूम नहीं है कि जिस समय उठा के ले गया उसी समय हमारे जो अशोक वर्धन नाम के वकील है, मेरे पर भंते प्रज्ञाशील के बौद्ध जो यहाँ के अध्यक्ष है बिहार के, उन पर, और आकाश लामा जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, हम 3 पर एफआईआर हुए हैं। क्यों कि हमने जो धरना बिठाया तो उसके खिलाफ, धरने के खिलाफ कि तुमने परमिशन नहीं लिया और धरना बिठाया। अरे भाई, परमिशन तो प्रशासन के साथ मिलकर हमको वहां बैठने का मिला ही था, बाबा साहब के स्टैचू के पास। दूसरे दिन हम गोलंबर में, हमारे आदमी तो पहले दिन भी बैठे हुए थे, तो वहां हमने गोलंबर में बैठे। और हमको मालूम है कि सरकार हमको अनुमति लिख के थोड़ी देगी, बोध गया टेम्पल कमेटी थोड़ी अनुमति लिख के देगी कि धरने पर बैठो। वो तो उनके खिलाफ है, इसलिए हम पर एफआईआर 2 बार हम पीसी को गए हुए, हम ऑलरेडी हम पर एफआईआर हुए हैं। अब बीनाचार्य को क्यों नहीं छुड़ाया, ये बात बोलते हैं तो हमारे जो वकील है अशोक वर्धन, उन्होंने वकालतनामा बनाया। ये जो है
जो क्या बोलते हैं के राहुल और इनके साथी लोग गए, उनसे बातचीत हुआ। पहले दिन बातचीत हुआ, दूसरे दिन बातचीत हुआ, तीसरे दिन जब देखा तो इनके आधे लोग चिवर उतार करके पैंट शर्ट में देखा उसने, अशोक वर्धन ने, और उन्होंने अशोक वर्धन ने क्या शब्द किए के बौद्ध के बारे में कुछ बुरा भला बोला। तो अशोक वर्धन के बौद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, पिता जैसे मानते हैं, और उनकी वजह से वो बुद्ध धम्म में आए हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये तो लांछन लगा रहे हमारे जो गुरुजी है उन पर। तो वहां से बात बिगड़ गई। उन्होंने बोला कि हम दूसरा वकील करेंगे, बड़ा वकील करेंगे। माने एक काबिल वकील जो हमारे धरने का, जो कि वो बुद्ध धम्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बौद्ध संस्कृति से जुड़ा व्यक्ति है, वो बिना पैसे के हमारा सारा काम जो कर रहा था, तो उसको ये वकील नहीं, हम बड़ा वकील लगाएंगे, बड़े पैसे वाला लगाएंगे। तो इन्होंने दूसरा वकील के लिए कागजात लेके चले गए। कागजात चले गए लेकर के, अब बड़ा वकील लगाया। सुना है कि वो मनुवादी है, दोनों तीनों वकील इनके। तो मनुवादी तो पैसे लूटेंगे और उसको अंदर लटका के रखेंगे। सुना है कि अंदर में भी जो कुछ करने वाले उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ये 26 तारीख को पेशी हमारे वकील से, हम जब गए थे तो उन्होंने बोला कि 26 तारीख को पेशी है, और अगर उसके पहले मेरे पास वो वकालतनामा लेके आते हैं तो हम अपनी ओर से जितना मदद होगा हम करेंगे और विनाचार्य को छुड़वाएंगे। लेकिन ये स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग कुछ ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वो जल्दी जेल से बाहर आए। उसके नाम पे ये लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, दिल्ली आओ, पटना आओ। तो बहुत से लोग राजनीति चमकाने में लगे हुए विनाचार्य को अंदर बिठा करके। क्योंकि ये पूरे परिवेश को देखते हुए हमें यही समझ में आता है कि एक भंते हैं, ठीक है, हमको भी दुख है, तो अंदर पड़ा हुआ है, उसको जल्दी निकालना चाहिए। कोई मर्डर वर्डर तो किया नहीं है, लेकिन अंदर बिठा के रखा है। तो प्रशासन के लोग धरने के खिलाफ उसको यूज करके अंदर बिठा के रखे और इस तरह का राजनीतिक माहौल और ये सारा कर रहे हैं। हमको 1 तारीख से जगह मिलनी थी, अब लोग बोल रहे हैं विनाचार्य अंदर जाते ही इनका धरना जो है धीरे धीरे लोग भाग गए, धीरे धीरे लोग भाग गए। अब तो 10-12 ही बचे हुए हैं। आकाश लामा, उनकी मिसेस, दोनों ने हमने 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान के पहले जब पत्रकारों ने हमसे पूछा कि कितने लोग आएंगे, तो आकाश लामा ने बोला था मैं और मेरी बीवी 2 लोग तो हम मौजूद रहेंगे। मैंने बोला भंते प्रज्ञाशील आपके साथ हमेशा दिखाई देगा, जहां जहां भी आप रहेंगे उसके सामने आपको खड़ा दिखाई देगा। तो हम 3 लोग जो है संकल्प करके बैठे कि कोई आए ना आए, हम 3 लोग छाता लेके कहीं पर भी दिखाई देंगे, चाहे बारिश हो। तो हमने 3 लोगों का वादा दी। आज भी ये धरने पर आकाश लामा और आकाश लामा की मिसेस जो भी जहां पर भी काम में प्रचार में गए हुए, लेकिन मैं तीसरा आदमी यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ में हमारे शिलानंद महाथेरो भी उधर चंबल घाटी से आए संकल्प देख करके। हमारे जो दूसरे साथी जो है नाग धम्म रक्षित आज ही नागपुर के लिए रवाना हुए। दूसरे प्रज्ञावन भंते जो है जो ऊपर में है, ये तमाम धरने के शुरू से लोग, और ये जो टुन्ना जी वगैरह जो है अभी नाग दीपंकर, ये तमाम साथी लोग जो बिहार इधर उधर के हैं, तो लांछना लगाने वाले बोलते हैं कि ये तो एससी के लोगों का धरना है। हमारे जो भंते लोग पटना वगैरह में बैठे हुए उदय जी वगैरह का ये एससी भंते हैं। यहाँ पर जो भंते लोग बैठे हुए सारे के एससी भंते हैं। ये कौन कर रहा है? ये निर्मल एससी के भंते, एससी का धरना है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारा जन्म जो कैटेगरी हो गई है वो कैटेगरी के अनुसार उसमें आता है। हमारा कौन सा दोष है? जब हम भिक्खू है तो भिक्खू ना एससी, मैंने तो कोई भंते बनने के बाद कोई सुविधा नहीं ली और वो कागज वगैरह तो सारे जला के भंते बना हूँ। और आंदोलन करते करते महाबोधि विहार में 6 साल रहे हैं और उसके बाद में लंबा समय तक के हम प्रचार में घूमते रहे। और फिर जब ये धरना बैठा है तो धरने में जब से शुरू से बैठे आज 132 दिन हो रहे हैं। लांछना लगाने वाले लगाए, जितना विरोध हमारा करे, स्वागत करते हैं उनका, वो विरोध करेंगे। जनता जानेगी कि कौन लोग बैठे हुए धरने पे। अगर हमारा कोई विरोध ही नहीं करेगा, हम पर लांछने नहीं लगाएंगे, तो पुलिस प्रशासन भी हमारी छानबीन नहीं करेगा। 2 बार पुलिस प्रशासन ने मेरे गाँव में कितने भाई है, कहाँ रहते हैं, कौन विदेश में है, कितने देश घुमा, बड़ी बड़ी लिस्ट बना करके खंगाल खंगाल के लाया। कल के लिए मेरे जो रिकॉर्ड है ना, उस पे कितना पैसा खाया, कहाँ खाया, सारा का सारा सरकार के पास में रिकॉर्ड है। लांछन तो सरकार बोलेगी कि तुमने ये गलत काम किया, उठाओ ले जाओ मेरे को। मैंने अगर महाबोधि विहार का 1 भी रुपया खाया हो, गलत काम किया हो, तो सरकार जवाब उनके पास में है। तो आज जो है आपने मेरी मुलाकात, जो साक्षात्कार लिया, जो इंटरव्यू लिया, जो पूछताछ की,
एक दो उसके लिए क्वेश्चन बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, एक दो क्वेश्चन और रह गया है, थोड़ा सा उसको भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है दर्शक हैं जो कमेंट करने के लिए आगे करते थोड़ा सा हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे निकाल लो, मोबाइल निकाल लो। थोड़ा 1 मिनट, हाँ ठीक है। हाँ कुछ दर्शक लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं कि लगभग ये बिना चार्ज के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि लगभग ये लोग कितने पैसे उठाए होंगे मार्केट से, जिस तरीके से अभी बोले कि बिना चार्ज और विलास खरात और कुछ लोग के नाम लिए कि बहुत सारे लोग पैसा उठाए हैं मार्केट से। हमारे एक रिपल बीटी 1949 नाम के कोई भाई हैं, कमेंट किए हैं कि लगभग ये लोग कितने पैसे उठाए होंगे मार्केट से, और उठाए होंगे तो आंदोलन में 1 रुपया दिए या नहीं दिए, इसको कंफर्म कीजिए। देखिए, इसके बारे में आकाश लामा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और पूरा जो बौद्ध संगठन के जो लोग हैं, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी, उधर में और भी ढेर सारी आर्मी सेना, और उसके साथ में ढेर सारे संगठन हैं, कुशवाहा सभा है, डोम महासभा है, सभी लोग अपने यहाँ पर बैनर लेके आए थे और सभी लोगों ने अपने अपने बैनर धरना पर सैकड़ों की संख्या में बैनर लगे, सैकड़ों संस्थाओं ने समर्थन पत्र दिए हुए हैं। ये सभी लोगों की जानकारी आकाश लामा जनरल सेक्रेटरी के पास है, जम्बू लामा अध्यक्ष है, और अध्यक्ष है तो वो साधारण नहीं है, IAS बड़े अफसर, IRS अफसर रहे, उनका बेटा ADM है उधर में, तो इनके पास में जो खुफिया विभाग में उन्होंने काम किया है, इसलिए तमाम इंटेलिजेंस के थ्रू वगैरह उनको जो जानकारी मिली है, तो आकाश लामा ने कहा है कि 50-50, 60-60 लाख रुपया विनाचार्य और विलास खरात इन्होंने अपने स्कैनर में लिया होगा, क्योंकि कई बुद्ध विहारों की लिस्ट और जानकारी उनको मिली। बहुत से महिला मंडल आए, उन्होंने बोला कि हमारे बुद्ध विहार से इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। तो जब वो पैसा आंदोलन में लोग दिए कि नहीं दिए, झगड़ा तो उसी का है कि उन्होंने पैसा नहीं दिया और हम पर आरोप लगाए, धरना बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रसीद देने की बात आई ना, तो हमारे धरने पर तो जो रसीद काट रहे थे, तो बुद्ध जयंती के दिन में आकाश लामा रसीद काट रहे, उसमें व्यस्त है और हमारे पर ध्यान नहीं दिया, और हम FIR करने के लिए बोल रहे थे तो बोले मेरा शुगर बढ़ाने आ गए हैं। इस तरह से लामा ने बोला, वो लामा है, भगाओ लामा, ये करो, लामा वो करो, ये लांछना लगाने वाले इस तरह से बोल रहे वाले। तो ये तो निष्पक्ष अभी मामला चला, एक ने लिखा कि विनाचार्य का और प्रज्ञाशील का चीवर उतारा जाए। ठीक है भाई, उतारा जाए, तो उतारने से पहले इंक्वायरी तो करनी चाहिए। तो 12 फरवरी से विनाचार्य का खाता, के राहुल का खाता, उनके पारिवारिक खाते, साथ ही साथ में विलास खरात का खाता, तो कोई अपने बीबी के खाते में पैसे डलवाता, कहीं इधर डालता, तो उनके तमाम लोगों के खाते और हमारे भी व्यक्तिगत खाते, और आकाश लामा और ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का सारे खाते जो है वो पूरे खंगाल करके निकाला जाए हिसाब, और तब उसके बाद वो हमारे चीवर उतारने के लिए आए, और हमारा भिक्खू संघ बोलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, भिक्खू संघ निर्णय लेगा। ये गृहस्थ लोगों का अधिकार नहीं है चीवर उतारने के, तो इसलिए भिक्खू संघ तय करेगा कि हमने गलत किया है, तो खुशी खुशी हम चीवर उतार दें। और कुछ बातें की जा रही है कि लगभग 3-4 करोड़ रुपया आए, उसका लोग खा गए, तो क्या आप लोग के पास जो पैसा आते थे उसका आप लोग के पास कुछ हिसाब किताब, रसीद वगैरह या कुछ है कि नहीं? देखिए, हमारे पास में हर दिन का जो भी दान आया है, आय व्यय का हिसाब रखने के लिए के बौद्ध साहब को नियुक्त किया था। वो स्थानीय है और अध्यक्ष है बिहार के, और रिटायर्ड वकील है, और वो धरना को पैसा देने वाले, और मेरे को भी एक महीने में 1-1 हजार रुपया बुधवार के दिन, पहले बुधवार को भेजते थे। तो जो आदमी दान करता है वो चोरी नहीं करता है। ऐसे आदमी को हमने धरने पे जो हिसाब किताब लिखने को बिठाया। आकाश लामा जी ने जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम पे जो बुद्धिस्ट फोरम का खाता है, उस खाते में जो पैसा आया उसको वो सार्वजनिक करने के लिए, किसको सार्वजनिक करते हैं मालूम है? जो चीफ एडवाइजर है, मुझे चीफ एडवाइजर नियुक्त किया हुआ है, साथ ही साथ हमारे जो भरोसेमंद बनते लोग हैं, चंद्रकीर्ति है, या जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, बैंक में कितना है, और अभी फ्रीज होके पड़ा हुआ है, उसकी बराबर वो हमको अपडेट देते हैं। ऑफलाइन के क्या हिसाब किताब है? ऑफलाइन से जो पैसा आया उसका क्या आप लोग हिसाब? रसीदे है, उसका पूरा वाउचर है, सारा लेखा जोखा बनाया हुआ है, ऑनलाइन का भी है और ऑफलाइन का भी है, तमाम है। वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रह गया है जिसके बिना ये वीडियो मेरा अधूरा लग रहा है, लगता है कि
कुछ लोग नए चेहरे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि नई कमेटी बनाइए और हमारे हिसाब से चलिए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जो 3 साल से तैयारी करके काम कर रहे हैं जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये संस्था इसलिए बनाई गई जी कि जो जितनी पुरानी संस्थाएं हैं जी उन पुरानी संस्थाओं में मतभेद होकर टुकड़े टुकड़े हो गए। जी समता सैनिक दल के कई टुकड़े हैं जी जो यहाँ पर हमारे पास सारे लोग आवेदन ले लेकर आए, जी एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। भारतीय बौद्ध महासभा के अनेक संगठन, अनेक टुकड़े हैं, वो भी अलग अलग नेता अपने अपने आवेदन यहाँ लेकर के आए, समर्थन पत्र लेके आए। जी जी भारत देश में बम्बई वगैरह में ऐसी भी संस्थाएं हैं कि बाप बेटे का मुंह देखना नहीं चाहता, जी, जी। राजनीतिक स्वार्थ के कारण, झगड़े लड़ाई के कारण। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इसलिए तैयार किया गया है कि जितने भी तुम्हारी संस्थाएं, सभी का स्वागत है, आओ जी जी एक जगह आओ और एक जगह आकर के सभी के हमने आवेदन जो लिए हुए हैं, ये तमाम एक दस्तावेज बन रहा है कि इतने संस्थाओं ने हमारा समर्थन किया है और इतने सारे लोग हमारे साथ में हैं और दान भी लेके आए हैं, धन भी लेके आए हैं, सामान भी लेके आए हैं। लोगों ने दिल खोल करके सामान लेके आए, दान लेके आए और लोग गाड़ियां लेकर के आए, धरना पे बैठे हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, खाना खाया है और खाना खा के गए। और धरना जहां बैठा था उसके आसपास के बहुत से लोग सुबह और शाम खाने के लिए आते थे और खाना साथ में लेके भी जाते थे। जी जी इसलिए लांछना लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो हिसाब किताब रखने वाले लोगों ने बाकायदा हिसाब किताब रखा हुआ है और कोई भी इस तरह से माने जो बदनाम करने के लिए चांसेस नहीं है। जिसको भी बदनामी करनी है, आइए भाई, बैठिए हमारे साथ, पूरी कथा कहानी सुनिए, हिसाब किताब देखना है, देखिए ढेर सारे रजिस्टर पड़े हुए, कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ से आया, उनके नाम नंबर है। जी जी जिन लोगों की मंशा थी कि हम धरना के नाम पर लूट मचाएंगे, हमने वहाँ जमीन ले रखी है, अपनी जमीन को, बाप की जमीन को बेच करके कागज दिखा दिए, अपने बाप की जमीन को बेच करके कागज दिखाई, हमने जमीन खरीदी है और वो वहाँ पर करोड़ों रुपया को कुछ बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े सपने बना के आए थे, लेकिन वो सपने यहाँ पूरे नहीं हुए, इसलिए यहाँ से जाके हल्ला मचा रहे हैं। जनता का जो शोषण करना चाहते थे वो शोषण ये धरने से नहीं कर पाए, तो इसलिए वो परेशान होकर के हल्ला हंगामा करते रहे। जी जी अंत में सर बनते जी, वीडियो काफी लंबा और 1.5 घंटा के लगभग वीडियो हो गया है। अंत में यहाँ को एड्रेस बताते हुए अभी की स्थिति क्या है? कुछ लोग का भी कमेंट है कि आंदोलन कमजोर होने की वजह से भंते की संख्या कम हो गई है, कि क्या इस बात को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये एड्रेस बताते हुए, यहाँ का एड्रेस पहले बता दीजिए, उसके बाद ये यहाँ पर ये छोटा सा बुद्ध विहार है जिसके चलते आप लोग जनसंख्या कम रखे हैं, इसके बारे में कुछ बता दीजिए और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। कुछ दर्शक लोग हमारे कमेंट कर रहे बुद्ध हैं। पूर्णिमा होने के समय में जो भी उतार चढ़ाव आंदोलन में आए, उस समय प्रशासन के साथ जो बातें हुई, इतना बड़ा जो है संख्या जो है हम नहीं रखेंगे, छोटा करेंगे। भारत पाकिस्तान और ये सारे मामले हो जाने के बाद प्रशासन ने हम लोगों को निंगमा मोनास्ट्री में रहने का जगह दिया था, तो 20 से ही बनते लोगों को रखने की बात आई, क्योंकि हमारे शिलानंद महाथेरो वहाँ कलेक्टर और एसपी साहब के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने आंख में आंसू आ गए, बोले थे कि साहब मैं चंबल घाटी से यहाँ आया हूँ, मैंने संकल्प लेके बैठा हूँ कि ये धरना पर ये बोधगया टेम्पल एक्ट निरस्त कराने के लिए आया हूँ, बिना निरस्त कानून हुए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मेरी लाश यहाँ से जाएगी, मैं जब तक जीवित हूँ नहीं जाने वाला हूँ। तो प्रशासन के लोगों ने बोला कि हम आपकी रहने की व्यवस्था करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जब तक ये निरस्त नहीं होता तब तक के रहूंगा, तो उन्होंने बोला हम आपकी व्यवस्था करेंगे रहने की, आप जो भी संकल्प किए वाले बनते लोग हैं। तो 20 लोगों का प्रबंध निगमा मोनास्ट्री में किया कि 20 बनते वहाँ रहेंगे और अपना तुम्हारा जो है बैठे रहो, शांति से अपना धरना चलाते रहो। तो 20 के बदले यहाँ पर 30-35 लोग जबरन, कुछ लोग जो है जबरन पड़े हुए हैं, तो जबरन पड़े थे तो वहाँ संख्या ज्यादा थी। आने जाने वाले लोग भी खोजते खोजते आते थे और आने वाले लोग भी कुछ राजनीतिक दल के भी लोग आए, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनको भी अपना पार्टी पॉलिटिक्स कुछ यहाँ करना है, वो भी आए तो फिर नदी किनारे ले गया उनको, निरंजना नदी के वहाँ धरना बिठाना था वाली जगह दिखाई, तो वहाँ पुलिस फोर्स ने हमारा तंबू वम्बू उखाड़ दिया। क्यों? कि बोले कि राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है, तुम राजनीति कर रहे हो, यहाँ से धरना बिठाए हो, निगमा वाले लोग चिढ़ गए हम पर,
धरना बिठाने के लिए तुमको जगह दी, क्या रहने के लिए दी, शांति से पूजा वंदना करने के लिए दी। तो वो लोगों ने भी 1 तारीख को हमको रात में बिजली बत्ती काट दिया और वहां से हमारे सामान से निकाल दिया। तो हमने अपने गुरुजी जो विशुद्धानंद बोधि जो है हमारे गुरु है, 1991 में हम 10 दिन के लिए श्रामणेर बने थे, तब से वो हमारे गुरु है। तो विशुद्धानंद बोधि महाथेरो का जो विहार है, इस विहार में एड्रेस बता दीजिए पूरा इसका भंते जी। ये महुआबाद कहलाता है और यहाँ से रामपुर रोड यूनिवर्सिटी के किनारे से दीवार गई हुई है। तो ये विशुद्धानंद बुद्ध विहार महुआबाद, ये सामने खुशी जनरल स्टोर है और ये गली के अंदर में हमारा ये बुद्ध विहार है। तो हम रात में कहाँ जाते, तो हमने गुरुजी से बात किया, बनते जी ऐसी ऐसी स्थिति हम कहाँ जाए। तो उन्होंने बोला आपका बुद्ध विहार है, जहाँ से यहाँ से धरना निकाला, यहीं से धरना बिठाने के लिए हम गोलंबर पे गए। इसी जगह फिर आकर के हम तब से बैठे हुए डटे हुए हैं और हमारा धरना चल रहा है। संख्या हमारी 20 ही रखनी थी, लेकिन लगभग 40 के संख्या में बंदे लोग हैं। लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा और भंते जी कि ये आंदोलन आप लोग को अगर जगह बाहर खेल मैदान में मिल जाएगी तो क्या पहले जैसा रूप ले सकता है ये आंदोलन? लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, भंते लोग भी, जो यहाँ से हमने बोला कि भाई जब व्यवस्था हो जाएगी, मैदान में जगह मिलेगी, प्रशासन जगह दे देगा। अभी फिलहाल गया में चुनाव चल रहे हैं, 28 तक क्या आचार संहिता है, 3-4 तारीख का रीजन लगेगा और प्रशासन हमें जगह देगा। तो एक जगह हमने जो चिन्हित की थी नदी के उस पार, बाकी फिर वो कहते कि गया के मैदान में जाके बैठो, तो हमेशा वही बोलते हैं कि गया में गांधी मैदान में जाके बैठो। हम गया में गांधी मैदान में जाके बैठने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले गया के पत्रकार सोशल मीडिया वाले आए, हम यहाँ बैठ करके उन्होंने वीडियो लिया। जाते ही पुलिस और सीओ आ गए यहाँ। सीओ साहब आकर के बोल रहे महेश जी जमीन के कागज कहाँ है, जमीन के कागज दिखाओ, कौन है यहाँ, किसने बनाया। तो हम ये छोटा बंदे को बुलाया, बिठाया, इन्होंने बड़े बंदे जी से बात कराई। हमने बोला भाई जमीन के कागजात वगैरह नहीं तो ऐसी थोड़ी बना दिया है, यहाँ जाके देखो पत्थर लगा हुआ है। RS गवई गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री के हाथों से शिलान्यास हुआ है। 2006 में पत्थर का वीडियो फोटो बना के ले जाओ, वो लोग फोटो बना के ले गए। और थाना प्रभारी जो है बोलने लगे आप लोग तो दिल्ली में धरना देने वाले थे। मैं बोला दिल्ली में धरना देने का हमने कभी बोला ही नहीं है, वो तो दिल्ली में धरना 1 दिन का देने वाले लोग थे, गए थे धरना दिया। हम लोग तो बुद्धगया में धरने पर बैठे हुए। तो बोले कब तक बैठे रहोगे। तो मैं बोला हमारा जो शासन प्रशासन के लोग जब तक हमको बिठाएंगे तब तक हम बैठेंगे। तो प्रशासन के लोगों ने हमको जब बिठाया है तो हम बैठे हुए हैं। अगर वो उठा के, मैंने तो धरना के स्थान पे उसी दिन बोला था जाओ अपना पुलिस फोर्स लेके आओ और हमको सबको उठाओ और लेते चलो जहाँ ले जाना है। हम तो पूरे के पूरे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो गिरफ्तारी का जहाँ नाम आता है प्रशासन के लोग बात बदल देते हैं। अभी भी हम बैठे हुए, आओ अपना गाड़ी में घोड़ा ले जाओ, हम सबको उठा के लेते चलो। उनको मालूम है कि इनको उठा के ले जाएंगे तो ये आंदोलन जो है इंटरनेशनल तो हो ही गया है। पूरा हल्ला मचेगा कि बौद्ध भिक्षु शांति से ध्यान कर रहे थे, बैठे थे और ये शासन प्रशासन इनको उठा के ले गया, जेल में डाल दिया। हम तो चाहते हैं कि वीणाचार्य अकेला है, हम उसके साथ में जाके वहाँ सब इकट्ठा हो जाए, अंदर में जाके बातचीत करेंगे मिल करके, क्या भाई कैसे कैसे सच बात बता, कितना दान कहाँ से लिया। वहाँ अंदर जाएंगे तो बातचीत में तो सारा मालूम होगा ना। लेकिन वीणाचार्य ने एक दिन बोल दिया था कि मेरे पास 30-35 लाख रुपया है, मेरे को कमेटी बनाओ, कमेटी दो और कमेटी अपने हिसाब से चलाएगी। आकाश लामा क्यों देगा, सब चीजों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में है। इसलिए हम लोग न झूठ बोलते हैं न झूठ का समर्थन करते हैं। इसलिए तमाम जितने भी दर्शक हैं समता विचार मंच के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जो भी आपने सवाल किए, लंबा इंटरव्यू हो गया, कोई छोटे छोटे इंटरव्यू इसको काट करके बनाया होता तो बहुत अच्छा होता। चलिए बनते जी, और हमारे दर्शक अभी तक जो आप तक बने रहे हैं हमारे चैनल पर, लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या लाइव में देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, अगर आप लोग को इस धारणा से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन आपके पास अगर रह गया है तो आप लोग हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब हम अगले बार भंते जी से लेना चाहेंगे। बाकी भंते जी आपको कैमरे को घुमा दो, यहाँ से सब टोटल दिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, जो इतना समय अपना निश्चिंती निकालकर इतना समय हमारे चैनल को दिए। बाकी आप लोग का क्या राय है इस आंदोलन के विषय में, कैसा होना चाहिए, अच्छा है या खराब है, अपना कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आप लोगों को सही लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग
इस अफवाह में फंसे हैं कि ये धरना भी हो गया, ये धरना समाप्त हम हो सोचे गया। कि आपका इंटरव्यू ये अकेले लोगों को दिखाना है, संख्या दिखानी है। इस वीडियो में सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय हिंद। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो सके। देखिए कुछ बनते हैं अभी आए हैं, वंदना का समय हो गया, वंदना का सुबह समय, शाम का वंदना का समय हो गया। वंदना यही होगी। वीडियो और लंबा ना हो जाए, फिर हम अगले वीडियो में और लोग से बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आ जाओ सभी लोग। देखिए लास्ट में रजनी गौतम जी लिख रही हैं, शर्म उनको आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं लामा भाग गए धरना उठ गया। चलिए धन्यवाद रजनी गौतम जी, आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी मिल सके और आंदोलन ये काफ़ी पूरा तेज हो सके और हमारे लोगों का जो मांग है 90% लोगों का जो इज्जत हाल है वो बच सके। क्योंकि 2 बार पहले ये धरना फेल हो चुका है, ये तीसरी बार है, कहीं अगली बार भी फेल ना हो जाए तो अपना इज्जत बचाना है तो आप लोग इस आंदोलन को मदद कीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम जय श्री राम।